गुड मॉर्निंग। ओके, तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए थे सॉल्व करने के लिए कि आप लोग उसे वेरीफाई कर लोगे। सभी ने वेरीफाई किया और रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था कि अगर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, इसमें चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो अगर आप डी डिस्टेंस पे बिल्कुल एंड से अगर आप देखिए यहाँ पे एंड से डी डिस्टेंस पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आता है, ठीक है ना। दिस इज √2 और के लेमडा बाई डी, ठीक है। दिस इज व्हाट यू गेट और इट इज एट 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री पे ये आ रहा था सर ये। और लोगों ने वेरीफाई किया इसे। देखो ये लर्निंग इसी को कहते हैं ना। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा कि ये आपका मतलब इसमें एक्स कंपोनेंट भी निकलेगा और वाई कंपोनेंट भी निकलेगा, दोनों कंपोनेंट इक्वल निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोनों इक्वल निकल जाएंगे, उसका रिजल्टेंट आप निकाल के देखोगे, ये दोनों कंपोनेंट इसमें के लेमडा बाई डी निकलेगा, ठीक है ना। तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये और भी कोई क्वेश्चन दिए थे क्या आप लोगों को सॉल्व करने के लिए? बस यही एक क्वेश्चन दिया गया था ना। चलो ठीक है, तो देखो हम लोग तो लास्ट क्लास में हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आवाज तो आ रही है ना? यस सर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखिए हम लोग डिस्कस किए थे कुछ केसेस में। कुछ एक केस ऐसा डिस्कस किया गया जिसमें चार्ज गिवन था, Q वाज गिवन, ठीक है। और दूसरा केस, सॉरी, Q वाज गिवन, ठीक है। और इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे, वी वर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। दूसरा जो केस हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाज यूनिफॉर्म, ठीक है। और हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है। वी वर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। दिस वाज द सेकंड केस, ओके। अब हम लोग देखिए कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा बट इट मे नॉट बी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का केस सिंपल होता है, बट सम केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे केस भी आ सकते हैं एग्जाम में जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। ओके, सो नाउ तो एक दो केसेस पहले ऐसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक मिनट, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन when electric field is not uniform, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन तो यही है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट टी एस। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके। तो बस हमें ये इंटीग्रेशन आना चाहिए, वी शुड नो हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन, ओके। तो देखिए क्या होगा कि कभी कभी तो सरफेस अगर ओपन है, ठीक है ना, ओपन सरफेस है मतलब चारों तरफ से क्लोज सरफेस अगर नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ई डॉट डी एस से, ठीक है ना। लेकिन अगर सरफेस क्लोज है तो हम चाहते हैं कि तो हमारे पास दो ऑप्शन होगा। तो इन ओपन सरफेस में देखिए आपको सरफेस इंटीग्रेशन सिर्फ करना होगा ओपन, इफ देर इज ओपन सरफेस तो ओनली सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो सिर्फ सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन अगर क्लोज सरफेस होगा, ठीक है ना,
ओपन है ये, क्लोज्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है क्लोज्ड सरफेस अगर है, क्लोज सरफेस, तो इसमें हम सरफेस इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन, और वी कैन ऑल्सो डू वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वॉल्यूम इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जानते हो ना, देखो क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए फाई ई थ्रू अगर आप क्लोज सरफेस डिफाइन कर रहे हो तो ई डॉट डी एस है, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई ई थ्रू, जैसे ये क्लोज सरफेस है ना, यहाँ पे क्लोज्ड, तो फाई थ्रू क्लोज सरफेस अगर आप निकाल रहे हैं ना, क्लोज सरफेस, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका आप डाइवर्जेंस लिख दोगे डेल डॉट ई, और यहाँ पे डी टॉप, ठीक है ना, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। सो दीज आर टू ऑप्शंस, ओके, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चंस तो कई बनते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले, ठीक है। तो सपोज, तो मेनली यही ध्यान रखना है कि सरफेस इंटीग्रेशन जब होगा ना, तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको हर सरफेस इंटीग्रेशन में आपको, देखिए यहाँ पे ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ पे वी हैव यूज्ड गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है ना। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है कि सरफेस इंटीग्रेशन को हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड वी आर राइटिंग डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं इन प्लेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए हुए हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, ओके, ठीक है। तो देखिए इसमें तो देखिए क्या होगा, कुछ क्वेश्चन इसमें एग्जैक्टली ये बताया नहीं जा सकता है कि कौन से क्वेश्चन में हम क्लोज सरफेस का केस होगा तो सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, और कौन से केस में हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे, वो आपका इंट्यूशन हेल्प करेगा बेसिकली, ठीक है ना। समटाइम्स सरफेस इंटीग्रेशन ईजी होगा, समटाइम्स दिस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ईजी होगा, लेकिन मतलब थोड़ा प्रैक्टिस जैसे होगा ना तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ज्यादातर जैसे स्फेरिकल पोलर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, और स्फेयर वगैरह पे जैसे कैलकुलेशन कर रहे हो तो सरफेस इंटीग्रेशन ईजी होता है, ठीक है। और जैसे कार्टेशियन में दिया हुआ है तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन इजी होता है, तो मगर इसका कोई रूल नहीं है, ध्यान रखोगे, देयर इज नो रूल कि किसमें कौन इजी होगा, कभी ये इजी हो सकता है, कभी ये इजी हो सकता है, ओके, दैट कैन हैपन, ओके। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ई नॉट, और मान लो ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई कैप ई नॉट बाई, हम इसको ऐसे लिख देते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें एक आर लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ठीक है ना, देयर इज आर, डायमेंशनली इसको करेक्ट बनाने के लिए ऐसे लिखा गया है, ठीक है ना। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेयर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इस स्फेयर से आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है, कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सम आर इंटू ई, डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए बस आर लिखा गया है, यहाँ पे आर रेडियस है ना तो इसलिए लिख दिया गया ऐसा, ठीक है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, चलो ऐसा करो कि चलो आर हटा दो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सम ई नॉट इंटू आर को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कैपिटल आर, ठीक है ना, सॉरी स्मॉल ए लिख दिए हैं, ठीक है ना। सो ई नॉट और इंटू आर जो लिख रहे थे उसकी जगह चलो ए लिख दिए, ए इज सम कांस्टेंट, ठीक है ना, ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव, सो कैलकुलेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इससे हमें फ्लक्स निकालना है। तो देखिए अब ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है, ठीक है, हमें फ्लक्स निकालना है थ्रू स्फीयर, स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए इसका सोल्यूशन ऐसे करेंगे, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए हम पहले इसको करा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए एक स्फीयर दिया हुआ है, इसका सेंटर ऑरिजिन पे है, ठीक है ना, this is origin, okay, these are the coordinate axis, this is x axis, this is y axis and this is z axis। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे
अगर आप ऐसे नॉर्मल बनाओगे एन कैप, तो दैट विल बी एक्चुअली अलोंग, देखो यहाँ पे ऐसे ये रेडियल डायरेक्शन है ना, तो एन कैप इज इक्वल टू आर कैप होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एन कैप जो है वो आर कैप के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसलिए फ्लक्स जब हम लिखेंगे ना, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, तो ई डॉट डी एस लिखोगे, तो इसको ऐसे लिख दोगे ई डॉट, और ds को आप ऐसे लिख सकते हो ds इंटू एन कैप, और इस फेयर पे जो एन कैप होता है ना वो हमेशा आर कैप के लॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो इसे आप ई डॉट और ds और एन कैप को आप ऐसे लिख सकते हो आर कैप, ठीक है ना। और हम आर कैप को तो चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो आर कैप को आर वेक्टर और बाई आर लिख देंगे, ठीक है ना, आर वेक्टर बाई आर। तो आर कैप देखो लिखा गया है एन कैप की जगह पे, उसे हम आर वेक्टर बाई आर लिख दिए। अब देखिए जैसे इस हम सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो स्फेयर में कहीं पे भी आप सरफेस इंटीग्रेशन करोगे ना, यहाँ मतलब किसी भी पॉइंट को कंसीडर करो सरफेस का, वो इससे कैपिटल आर डिस्टेंस का रेडियस कैपिटल आर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर होगा। सो व्हेन यू आर डूइंग सरफेस इंटीग्रेशन ऑन स्फेयर, आर इज एक्चुअली इक्वल टू कैपिटल आर, क्योंकि एवरी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, सो यू कैन पुट हियर कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ये कैपिटल आर लिख दोगे तो ई डॉट, अच्छा इसमें इसमें वेक्टर नहीं होगा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। सो ई डॉट और यहाँ पे आर वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय कैपिटल आर हो गया, और इंटू डी एस। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, देखो 1 बाई कैपिटल आर आउटसाइड, और ई के वैल्यू लिखोगे, सो ई इज इक्वल टू ए हियर एक्स आई कैप और प्लस वाई जे कैप, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वी हैव, ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई डॉट में यहाँ पे आर कैप है, तो डॉट यहाँ पे आर कैप को आप लिखोगे ना, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, ऐसा हो जाएगा, जेड के कैप और इनटू डीएस, दैट्स व्हाट वी गेट, ओके। तो यहाँ से देखिए इसमें जब डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो एक्स डॉट एक्स ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 1 बाई आर है यहाँ पे, ठीक है ना, दिस 1 बाई आर एंड दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इन डिनोमिनेटर आल्सो यू हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू डीएस। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो 1 बाई आर, और यहाँ पे अच्छा ए छूट गया ना, हमारा ए था यहाँ लिखा हुआ, देयर वाज ए, ठीक है ना, तो ए लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, देयर वाज ए, सो देयर इज ए, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू गेट हियर डीएस, एंड नाउ यू आर इंटीग्रेटिंग इट ओवर कंप्लीट स्फेयर, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, तो दिस विल गिव यू, बस एरिया का इंटीग्रेशन है ना, तो ये पूरा एरिया दे देगा, ठीक है, दिस विल गिव यू टोटल एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। सो आर आर कैंसिल आउट, सो यू गेट 4 पाई और इंटू ए और इंटू आर, दैट्स द आंसर, यही इसका आंसर है, ठीक है, 4 पाई ए इंटू आर, ठीक है। सो दैट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्फेयर, ओके। तो ये एक बेसिक कैलकुलेशन, तो इस तरह से देखिए कई बेसिक कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम इरोडोव बुक, ओके, इरोडोव का क्वेश्चन है, बेसिक है, इसलिए हम इसको करा दिए स्टार्टिंग में। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स निकल गया यहाँ पे, ठीक है। एक और देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हम है वो पहले करा दे रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है, उसमें ये पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये एक डिस्क है, ठीक है ना, यस, सर्कुलर एरिया है, बेसिकली डिस्क बोलिए या रिंग बोलिए वॉट एवर, ओके। एंड यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ऐसे, ये डिस्टेंस मान लीजिए डी दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज डी, ठीक है ना। तो हमें बोला जाता है कि इससे मतलब ये चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उस इलेक्ट्रिक, ये इसका रेडियस आर है, सपोज दिस रेडियस इज आर, तो हमें इससे फ्लक्स निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, so this charge is creating electric field, okay, and that electric field line will pass through। तो फ्लक्स देखो जैसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना, फ्लक्स का मतलब होता है बेसिकली पासिंग ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू ए सरफेस, ओके, दिस इज पासिंग या क्रॉसिंग कह सकते हो, क्रॉसिंग ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू ए सरफेस, ठीक है ना। सो क्रॉसिंग ऑफ फील्ड लाइन थ्रू ए सरफेस इज बेसिकली फ्लक्स। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो चार्ज है, इस चार्ज से फील्ड लाइंस ऐसे क्रिएट होंगे, आप देख सकते हैं कि दिस फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू दिस, ठीक है ना, दिस सरफेस, इस सरफेस से ये फील्ड लाइन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो आप कहोगे कि देयर इज फ्लक्स, है ना, तो देयर इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, इज दैट ओके।
तो इसीलिए हम लोग इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये जानते हो, मतलब IIT जेई वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है, और लेकिन क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो इसीलिए ये नेट गेट लेवल में भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट JNU के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली फॉर नेट गेट एग्जाम। नेट गेट में ये आया नहीं है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्लक्स निकालने के लिए, अब जैसे इसमें प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अब देखिए यहाँ पे कि फील्ड गिवन था, फील्ड वाज गिवन, बट इन दिस केस फील्ड इज नॉट गिवन बट चार्ज इज गिवन। सो वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस चार्ज देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट चार्ज का फील्ड तो हम लोग जानते ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ऐसे लिखते हैं पॉइंट चार्ज का KQ बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो भी ये डिस्टेंस मान लीजिए R हम लिख देते हैं, तो R स्क्वायर लिख देंगे, R डैश लिखोगे तो R डैश स्क्वायर। तो चलो अभी अभी हम R डैश लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो KQ बाई R डैश स्क्वायर ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी के लिए एक छोटा सा फ्लक्स निकालते हैं। जब आप देखो फाई तो आप ऐसे लिखोगे E.ds, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको एक छोटा एरिया कंसीडर करना पड़ेगा इस पे, ठीक है ना। तो वी विल कंसीडर स्मॉल एरिया लाइक दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। सपोज वी कंसीडर दिस एज ए स्मॉल एरिया, ठीक है ना। ये स्मॉल एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा हम चलो अलग से एक फिगर बना देते हैं, ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए। सपोज आई कंसीडर दिस एज ए स्मॉल एरिया, ये सेंटर है, सेंटर से इस स्मॉल एरिया का डिस्टेंस R है, और ये आप देखिए यहाँ से ये चार्ज Q है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस दी दिया हुआ है, तो यहाँ से इस चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस R डैश बोल रहे हैं। तो इस चार्ज की वजह से इस एरिया, ये जो स्मॉल एरिया है ना, दिस आई एम कॉलिंग DS, इसका डायरेक्शन इधर होगा DS वेक्टर, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये DS का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ DS। ओके, दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल आई एम कॉलिंग, ये एंगल मान लीजिए कुछ भी आप मान लीजिए अल्फा है, तो ये भी एंगल अल्फा हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव। ओके, तो अगर फ्लक्स आप निकालेंगे ना, तो देखिए फाई ई इज इक्वल टू, तो हम एक स्मॉल एरिया कंसीडर किए हुए हैं यहाँ पे एट ए डिस्टेंस R, और इस पे जो ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस, या ऐसे वर्टिकल है, इस पे परपेंडिकुलर इधर होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग फ्लक्स को ऐसे लिख रहे हैं इस डॉट प्रोडक्ट को अगर ओपन करोगे ना, तो EDS और इट विल बिकम कॉस अल्फा, ठीक है ना, EDS कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आप ई के वैल्यू अगर आप लिखेंगे, तो दिस इज Q अपॉन, जैसे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड लिख रहे हो ना आप, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R डैश स्क्वायर, ठीक है ना, R डैश स्क्वायर। और DS देखिए ये एक प्लेन है, एक प्लेन है ना, ये डिस्क, ये एक डिस्क है, समझ गए ना। दिस इज ए डिस्क, इसको बोलिए आप, या रिंग भी बोल सकते हो इसे, ठीक है ना। रिंग, रिंग का भी एरिया इतना ही होता है, डिस्क का भी एरिया इतना ही होता है, ठीक है ना। तो रिंग और डिस्क बोल सकते हैं। तो हम लोग को एरिया लिखना है ना, तो रिंग या डिस्क का एरिया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में लिख देते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे सेंटर से देख रहे हो ना, R डिस्टेंस है, सो वी कैन यूज प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। कितना होता है एरिया प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में, बताइए। व्हाट इज द एरिया इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? d थीटा। हाँ, R dr और d थीटा, ठीक है ना। ये लिखते हैं, तो ये डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। और कॉस अल्फा जो लिखा गया है ना यहाँ पे, अब देखिए ये जो कॉस अल्फा है, इस कॉस अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से आप लिख सकते हो, कॉस अल्फा B/H लिखोगे ना, तो ये D और डिवाइडेड बाई R डैश हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी हैव। ओके, तो अब आप देखिए इसमें Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू D, दिस विल बी आउटसाइड एंड दिस डबल इंटीग्रेशन विल बी देयर। ओके, तो देखिए इसमें जो है ना थीटा इंटीग्रेशन तो अपना अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और ये R का इंटीग्रेशन बचेगा यहाँ पे, R dr, और नीचे R डैश क्यूब है ना, तो R डैश का वैल्यू आप यहाँ से इस ट्राइंगल से पुट कर सकते हो, दिस विल बिकम इक्वल टू R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है ना। ये D और R है ना, तो ये पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। अब इसका रेडियस देखिए, ये R ये वेरिएबल की तरह इंट्रोड्यूस किया गया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो दिस R इज मैक्सिमम 0 टू कैपिटल R, ओके, ये कैपिटल R तक जाएगा, ठीक है। तो बस इसे इंटीग्रेट कर दोगे। और थीटा तो आप जानते हो ना, डिस्क, एक डिस्क है, अगर ऐसे सर्कुलर डिस्क है आप देखिए, तो अगर आप थीटा यहाँ से ऐसे मेजर करना चाहते हैं, तो ये बेसिकली पूरा राउंड, पूरे डिस्क को कवर करने के लिए पूरा राउंड ऐसे लेना पड़ेगा। तो थीटा विल गो फ्रॉम 0 to 2 पाई। ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव। तो 0 से 2 पाई इसको इंटीग्रेट करोगे, 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो QD अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और इस इंटीग्रेशन को करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि R की जगह पे D tan थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप एक और तरीका है R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए पावर 2 है ना, और यहाँ पे पावर R में 1 है, तो अगर ऐसा होता है ना कि यहाँ पे पावर इस पावर से एक कम है, ठीक है ना, तो आप ऐसा सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, इसकी जगह T सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करके देखिए इसका इसका क्या आंसर आता है, ठीक है ना। इट विल कम आउट टू बी 1/D माइनस D, सॉरी
इट विल कम आउट टू बी 1 by d माइनस रूट अंडर कैपिटल R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से d से मल्टीप्लाई कर दोगे तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 1 by d, और यहाँ पे d डिवाइडेड बाय, d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, d डिवाइड बाय रूट अंडर R स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट है। ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका निकल गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन हम नहीं करके दिखाए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग क्या बोलते हैं, ये इंटीग्रेशन आप लोग खुद से करके देख लो। यहाँ पे आर डैश कैसे किया आपने ऊपर वाले में? आर की जगह आर डैश जो थर्ड स्टेप में आर डी तो रहेगा। क्या, कहाँ पे? अच्छा वो ये आर है, आर है, दिस इज आर। ठीक है ना, ये आर ही है, बाद में तो आर ही लिखा था ना। ठीक है, दिस इज आर एक्चुअली। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बस इंटीग्रेशन हम देखो करके नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ये खुद से करके आप लोग देखोगे। ठीक है ना, इसके लिए सब्स्टिट्यूशन ये करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, दिस सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करके देखोगे। ठीक है ना, तो फिर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर किया, टी सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि जैसे चार्ज क्यू है उसके सामने ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है ना, इट इज केप्ट लाइक दिस। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना निकल रहा है। ठीक है ना, अब इसी का जानते हो, इस रिजल्ट को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसका दूसरा वर्जन देखो, ऐसे पूछा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये एक डिस्क है। ठीक है ना, या रिंग है, जो भी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, एक चार्ज क्यू रख देते हैं और यहाँ पे माइनस क्यू रख देते हैं चार्ज। अब इससे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो देखो क्या होगा जानते हो, इस केस में देखिए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहे थे। ठीक है ना, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा था और एरिया वेक्टर इधर था, तो इन दोनों का बेसिकली डॉट प्रोडक्ट किया गया, ई और डीएस का डॉट प्रोडक्ट किया गया, वी गॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, इसमें जानते हो क्या होगा, देखो ऐसा सिचुएशन होगा कि जैसे देखो इससे कंपेयर करोगे ना, ऐसा होगा, देखो जैसे यहाँ पे चार्ज है तो इससे फील्ड लाइन इधर जाएगा और इसका एरिया इधर है डीएस, तो ये डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का किया आपने। अब यहाँ पे एक चार्ज रख दोगे ना तो इससे एक और फील्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो इधर भी फील्ड होगा, तो अब आपको इसका भी डॉट प्रोडक्ट, तो देखो पहले इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे, अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो पहले जितना डॉट प्रोडक्ट देखो ये एंगल उतना ही होगा बेसिकली, क्योंकि ये क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो इसका फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज ऐसे आएगा ना। तो अब देखिए, आप इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, यू गेट द सेम रिजल्ट एक्चुअली। ठीक है ना, तो इसीलिए इसके इसके डॉट प्रोडक्ट से और इसके डॉट प्रोडक्ट, ये एरिया वेक्टर है, दिस इज एरिया। तो ठीक है ना, तो पहले इधर था सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इधर भी है इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। ओके, तो एक्स्ट्रा सेम रिजल्ट यहां से भी आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा ना वो जस्ट इसका डबल निकल जाएगा, तो इसका आंसर होगा, आंसर इज डबल ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस और डी अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक थर्ड इसका, तो ये सभी उसी का मतलब कह सकते हो, एक एक्सटेंशन है इसी कॉन्सेप्ट का। अब देखिए एक केस ऐसा आता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू है और यहाँ पे चार्ज क्यू है। ठीक है ना, ये क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है। तो इस केस में जानते हो क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे एरिया निकालेंगे तो इसका फील्ड इधर जाएगा और इसका फील्ड इधर जाएगा, तो नेट फील्ड इधर आ जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट वैल्यू। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर इसका इधर है डीएस, तो यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका फील्ड आप समझ रहे हो ना, इसकी वजह से फील्ड इधर जाएगा, इसकी वजह से फील्ड इधर जाएगा, तो नेट वैल्यू विल बी इन दिस डायरेक्शन। ओके, सो देयरफॉर तो नेट फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसमें डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर के साथ जब फ्लक्स निकालोगे ना ई डॉट डीएस, तो ये जीरो हो जाएगा, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा। ठीक है ना, दिस इज जीरो। सो these are two results basically derived from this formula। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ये दो रिजल्ट निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों रिजल्ट जो है ना, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में 1 by d नहीं आएगा ना? क्या कह रहे हो? फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में, फाइनल एक्सप्रेशन। अच्छा हाँ, ये 1 by d थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, लेकिन में d से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी में हम सही लिखे हुए हैं ना इन दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे d से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस और d डिवाइड बाय दिस, यही है। ठीक है ना, दैट्स द रिजल्ट। ओके, ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली कंक्लूजन निकल गया। ठीक है,
अब देखो ये जो बताया गया ना, इसको यूज करके हम देखो और भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एक हेमिस्फेयर है, ठीक है ना, दिस इज हेमिस्फेयर, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज हमने रख दिया है ऐसे डी डिस्टेंस पे। अब हम इससे पूछते हैं कि फ्लक्स कितना होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस वन, ठीक है ना। ये सभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखो हम इसको बता सकते हो आप लोग इसका क्या आंसर होगा, एक बार थिंक करके बताइए जरा। आपको इससे फ्लक्स निकालने के लिए बोला गया है। Q/2 epsilon 0 1 minus d by r square. कैलकुलेशन करके बोलो, ठीक है। वो कैलकुलेशन बिना केवल नहीं बोलना है आपको। तो प्लस आ रहा है बीच में। हाँ बीच में प्लस आएगा, ठीक है ना। देखो कैलकुलेशन आप लोग ये मान के चलो, जानते हो, देखो हम आपको बता रहे हैं कि आप लोग कोचिंग जब ज्वाइन किया है ना, तो इसका ये मतलब है कि आप लोगों ने प्रॉब्लम उतना सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हम आपको क्लियर बता रहे हैं कि नेट का एग्जाम और गेट का एग्जाम क्लियर करने के लिए कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग उतने प्रॉब्लम्स वगैरह बीएससी में एमएससी में सॉल्व नहीं किए, इसीलिए कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी, ठीक है। तो अदरवाइज जानते हो, देखो नेट थोड़ा भी बेसिक आपका क्लियर है ना, तो आप नेट गेट मतलब बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। बेसिक क्लियर है तो आप जाकर के वहाँ पे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कैलकुलेशन का, कि आप कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट होती है आपको। जैसे मान लीजिए हमने बोला ना ये इंटीग्रेशन हम स्किप कर दिए, ठीक है ना। अब आप ये इंटीग्रेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एग्जाम कहाँ से क्लियर होगा। तो मेन जानते हो ये चीज आनी चाहिए आपको, ये कैलकुलेशन आना चाहिए। इफ यू नो दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, तो आप समझ लीजिए कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा, ठीक है। तो दो चीज है कि एक मैनिपुलेशन करना, थोड़ा मतलब कहते हैं ना जोड़ तोड़ करना, ठीक है ना। एक चीज हम जानते हैं, दूसरी चीज पुट करके इधर पुट करेंगे इधर पुट करेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए कि हम कुछ भी करके आंसर निकाल सकते हैं। ये एटीट्यूड डेवलप करो, थोड़ा बेसिक कैलकुलेशन जानते हो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन अवॉइड करते हैं ना, मतलब सोचते हैं कि चलो सोच के बता दें आंसर, ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं इसमें, कि हम लोग अभी अभी पढ़े ना, कि जैसे ये वाला सरफेस आप देखो, ये सरफेस हमारे लिए एक सर्कुलर सरफेस है, इससे हम फ्लक्स जानते हैं, हमें इससे निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको और इसको दोनों को कंसीडर करोगे ना, तो ये जैसे देखो इसमें क्लोज्ड सरफेस जो है ना, बेसिकली फ्लैट प्लस कर्व्ड दोनों मिलकर के क्लोज्ड बन जाएगा, ठीक है ना। ये फ्लैट सरफेस, ये वाला फ्लैट सरफेस और ये कर्व सरफेस मिलकर क्लोज बन जाएगा। तो इसीलिए फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस निकालोगे ना, तो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस हो जाएगा। तो हमें जो है ना क्लोज सरफेस से फ्लक्स निकालेंगे, तो क्लोज सरफेस में गॉस लॉ लगा दोगे, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे। और फ्लैट सरफेस से फ्लक्स देखो, इससे जो फ्लक्स है ना वो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज क्यू है, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 माइनस और डी डिवाइडेड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हमें फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस तो निकालना ही है, ठीक है ना, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, दिस वी हैव टू कैलकुलेट। तो इसको इधर बस ले आएंगे, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस और 1/2 1 माइनस डी डिवाइड बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे 1/2 कॉमन लोगे ना, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ से 1 प्लस डी, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर, ठीक है। ये हो गया फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब जानते हो आईआईटी जेई में आप देखोगे ये क्वेश्चन पूछा गया था, दिस वाज आस्क्ड इन आईआईटी जेई, ठीक है। जब आईआईटी जेई में आ सकता है तो किसी एग्जाम में भी आ सकता है, समझ लो, ठीक है ना। देखो ऐसे क्वेश्चन था कि ये ऐसे करके एक हेमिस्फेयर दिया हुआ है, दिस इज हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसके जस्ट आउटसाइड यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, देखो ये से क्यू रख दिया गया, दिस रेडियस इज आर, ठीक है ना। तो इसमें बोला गया कैलकुलेट, मतलब इससे फ्लक्स निकालना है, फाई ई इक्वल टू व्हाट, ठीक है ना। ये कर्व सरफेस है, ठीक है ना, कर्व सरफेस से आपको फ्लक्स बताना है, ये जो सरफेस है ना इससे फ्लक्स, ठीक है ना, फाई थ्रू कर्व्ड, ये जो कर्व सरफेस है इससे फ्लक्स बताना है। क्या आंसर होगा बताइए।
और ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√2 Q upon 2 epsilon naught 1 minus 1/√2। 1, हाँ नहीं गलत आ रहा है, गलत आ रहा है आई थिंक। देखो पहली बात आपको हम एक चीज बता देते हैं। देखो जैसे अगर आप देखिए चार्ज जैसे यहाँ पे रखा हुआ है ना, इस सरफेस के जस्ट बाहर रखा हुआ है, चार्ज इज जस्ट आउटसाइड द सरफेस। तो आप बताइए इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रिएट होंगे इस वॉल्यूम के अंदर जा रहे हैं या इस वॉल्यूम के बाहर जा रहे हैं, क्या होगा? बाहर इस बाहर इस सरफेस इस सरफेस के थ्रू हम फ्लक्स इससे निकालना चाहते हैं ना, तो इस सरफेस को क्रॉस करने के बाद फील्ड लाइन जो है इस वॉल्यूम में अंदर अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं? अंदर जाएगा। अंदर जाएंगे। अंदर जा रहे हैं ना। ठीक है, इस सरफेस को क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम के अंदर जा रहा है ना, तो देखो जब भी किसी सरफेस को क्रॉस करने के बाद फील्ड लाइन अगर वॉल्यूम के अंदर जा रहा है ना, तो समझ लो फ्लक्स नेगेटिव आएगा। तो इसका ओवरऑल आंसर जो आएगा ना वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी जो आंसर बता रहे थे ना वो पॉजिटिव आंसर बता रहे थे। फील्ड लाइंस अगर वॉल्यूम के अंदर जा रहा है किसी सरफेस को क्रॉस करके, तो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स को नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है ना, और अगर किसी सरफेस को क्रॉस करके वॉल्यूम के बाहर जा रहा है फील्ड लाइन, तो फ्लक्स को पॉजिटिव बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ से जो है ना यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव निकलेगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे फाई ई थ्रू कर्व्ड, ऐसे लिख दो। यहाँ पे भी हमें कर्व सरफेस से निकालना है ना, तो प्लस फाई ई थ्रू फ्लैट सरफेस। ठीक है ना, फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख देंगे फाई ई थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है ना, फाई थ्रू क्लोज सरफेस। ठीक है ना, तो हमें फाई ई थ्रू कर्व सरफेस तो निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दो। ठीक है ना, अब प्लस फाई थ्रू फ्लैट सरफेस। तो देखो फ्लैट सरफेस, अब बताइए यहाँ से जो फील्ड लाइन आएगा वो फ्लैट सरफेस को जब क्रॉस करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम के अंदर जा रहा होगा या बाहर जा रहा होगा? वॉल्यूम के अंदर, फ्लैट सरफेस को क्रॉस करने के बाद बाहर जाएगा। बाहर 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 जाएगा ना, तो फ्लक्स पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख दोगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट। देखो ये तो सर्कुलर सरफेस है ना, तो Q ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे Q/2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस। ठीक है ना, सर्कुलर सरफेस से अभी हम लोग लिखे हुए थे ना 1 माइनस था। ठीक है ना, और हम लोग डी मतलब डिस्टेंस था, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो वो रेडियस के इक्वल होगा ना, r और रूट अंडर r² प्लस r², ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। तो इसमें लिखते हैं चार्ज इनक्लोज्ड, ऐसे लिखते हो। तो इसके अंदर देखो इस पूरे ये कर्व्ड प्लस फ्लैट मिल करके जो क्लोज सरफेस बन रहा है ना, उसके अंदर चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, इट इज नॉट इनक्लोज। तो चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट ये जीरो कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए आप लोग, सो दिस विल बी जीरो एक्चुअली। ठीक है ना, तो यहाँ से हमें ये निकल गया। तो क्यू फ्लक्स फाई ई थ्रू कर्व्ड सरफेस, ठीक है ना, कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू, इसको आप उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, और 1 माइनस 1 बाई √2। ठीक है ना, तो ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जब भी किसी सरफेस को क्रॉस करने के बाद फील्ड लाइंस अगर वॉल्यूम के अंदर जा रहा है ना, तो फ्लक्स नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा। और किसी सरफेस को क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम के बाहर जा रहा है फील्ड लाइन, तो फ्लक्स को पॉजिटिव लिखते हैं उस केस में। वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, डॉट प्रोडक्ट करके देख लो आप। वो यहाँ पे देखो जैसे ऐसा होगा ना, ऐसे देखो फील्ड लाइन जैसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो फील्ड लाइन का डायरेक्शन यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे होगा। नॉर्मल बनाओगे तो बाहर की तरफ होगा, ये एरिया वेक्टर का। तो यहाँ पे वेक्टर अगर फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, एरिया वेक्टर हमेशा वॉल्यूम के बाहर बनाते हैं। ठीक है ना, तो अपोजिट जैसा बन रहा है ना, तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव तो आएगा ही, इसीलिए फ्लक्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है ना, तो यही इसका आंसर है, दैट्स द आंसर। ओके, तो आप देखते हैं IIT JEE में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लास 12 लेवल का एग्जाम है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन जाए तो कभी भी किसी के माइंड क्लिक करने की बात है ना, कि जो पेपर सेट कर रहा है उसके माइंड में क्या आ गया। ठीक है ना, अगर ऐसा कुछ आ गया ध्यान में तो पुट कर दे सकते हैं। तो यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गए रिलेटेड टू फ्लक्स। ओके, तो फ्लक्स आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू डू द इंटीग्रेशन। ओके, मेन इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखो हम कराते हैं। ठीक है ना, दिस इज अनदर बेसिक क्वेश्चन। ये जो है ना, ये भी शायद इरोडोव की बुक में दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन ये है कि जैसे एक लॉन्ग वायर है, ठीक है ना, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है ये, ठीक है ना, इट इज एक्सटेंडिंग अप टू इन्फिनिटी। ये सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। ठीक है ना, और ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखो यहाँ से बिल्कुल इसके सेंटर से, इसका रेडियस मान लो r है, इस रेडियस इज r। ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो अब हमें इससे फ्लक्स बताना है कि इससे फ्लक्स कितना होगा, फाई ई। ठीक है ना, फाई इज इक्वल टू व्हाट, ये जो डिस्क है ना, इस डिस्क से आपको फ्लक्स बताना है। ठीक है, एक बार देखो जरा कैलकुलेट करके क्या आंसर आता है। क्वेश्चन दोबारा बता।
ये एक वायर है, ठीक है ना, इस वायर में चार्ज है, इस डिस्क में कोई चार्ज वगैरह नहीं है, ठीक है ना, तो इस वायर में चार्ज है, तो इस वायर की वजह से फील्ड क्रिएट होगा कि नहीं होगा? तो मतलब क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू द डिस्क, ठीक है ना, डिस्क के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है ड्यू टू, ठीक है, फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, ठीक है। फ्लक्स जब भी निकालते हैं तो किसी ना किसी फील्ड से निकालते हैं ना, तो यहाँ पे जो फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं ना, दैट इज फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, लॉन्ग वायर का फील्ड है, ठीक है ना, दैट्स द कॉन्सेप्ट, ड्यू टू फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर। ओके तो देखिए इसमें ये सभी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फील्ड हमें पता करना होगा। तो देखिए ये जो ऐसा है क्वेश्चन, ये समझ रहे हो ना, वायर इधर जा रहा है और ये सरफेस यहाँ पे है, बिल्कुल इसके एंड पे इस तरह से सरफेस, ठीक है ना, तो दिस इज द सरफेस, इज दैट ओके? तो इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। तो हम लोग देखो क्या करेंगे इसमें कि बेसिकली लॉन्ग वायर के एंड पे है, बेसिकली इसका इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट लोगे ना, तो वो पॉइंट लॉन्ग वायर के बिल्कुल एंड पे आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा है सिचुएशन, देखिए जैसे मान लीजिए कि हम ये लॉन्ग वायर कंसीडर कर रहे हैं, इट इज समथिंग लाइक दिस, ये लॉन्ग वायर है और हम यहाँ पे कोई सरफेस ऐसे कंसीडर करते हैं, तो सरफेस का नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, ये ds वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये मान लो यहाँ से r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस, ये पूरा रेडियस कैपिटल r है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ना, देखो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऐसा हो जाएगा। ये आर डिस्टेंस आपने लिया है ना, ये जैसे इसमें आपको यहाँ पे ऐसे एक एरिया बनाना पड़ेगा ऐसे छोटा सा, ये इस तरह से यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं √2 k लैम्डा बाई आर, है ना, और ये एंगल भी यहाँ पे 45 डिग्री है, ठीक है ना, ये 45 तो ये भी 45 होगा, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ऐसे लिखोगे E.ds, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे E और ds और cos 45 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 45 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो यहां से देखिए आप E का वैल्यू लिखोगे √2 k लैम्डा बाई आर, ये लास्ट क्लास में बताया गया आपको, दैट इज द फील्ड, ओके, और इनटू cos 5, ठीक है ना। तो सॉरी ds का वैल्यू लिखोगे तो हम एरिया, ये प्लेन एरिया है ना, तो प्लेन एरिया है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट इसमें यूज कर दें, तो r dr और d थीटा होता है प्लेन पोलर में एरिया, ठीक है ना। और हम लोग, ठीक है ना, r dr d थीटा दैट इज द एरिया इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वेक्टर की क्लास में बताया गया है, ठीक है ना। तो ठीक है, और हम यहाँ पे cos 45 से 1/√2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आप देखिए k लैम्डा और, ठीक है ना, वी आर गेटिंग, एक मिनट, ठीक है। सो दिस इज k लैम्डा और यहाँ पे दिस इज d थीटा, ठीक है ना, और ये dr हो जाएगा, तो थीटा का लिमिट 0 से 2 पाई लिख दोगे, ठीक है ना, और ये 0 टू कैपिटल R होगा। जब भी सर्कुलर एरिया पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो 0 टू पाई हो जाएगा, और ये 0 टू R, तो दिस इज k लैम्डा और यहाँ से ये हो जाएगा 2 पाई और इनटू R हो गया, ठीक है ना। तो k के वैल्यू ऐसे करो पुट कर दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो k के वैल्यू पुट करोगे ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही इसका आंसर हो जाएगा, लैम्डा R अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क, ठीक है ना। तो इस डिस्क से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेसिकली लैम्डा इंटू आर डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ठीक है ना, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्क के थ्रू निकल रहा है, लेकिन फील्ड जो कंसीडर हो रहा है ना, दिस इज फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, इस लॉन्ग वायर के फील्ड से हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ना, देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन है ना, बस E.ds किया गया, दिस इज गिवन आई थिंक इन इरोडोस बुक ऑल्सो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन जो है थोड़े इससे कॉम्प्लिकेटेड बिग भी हो सकते हैं, ठीक है ना, देयर कैन बी बिग क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है ना। तो हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना, आप इसको ट्राई करके देखोगे, ठीक है ना, ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, समवॉट सिमिलर बट थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, दिस इज ए
स्क्वायर, और यहां से ये जो है ना, ये इसके सेंटर के अबव है ये वायर, ठीक है ना। दिस इज लॉन्ग वायर, इन्फिनिटी लॉन्ग, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो, अब इसे देखिए, ये दोनों पैरेलल हैं सिर्फ, ठीक है ना, ऐसा है क्वेश्चन। ये इसके सेंटर के अबव है ये वायर, सेंटर के अबव है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मान लो d दिया हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर है, इसका साइड a दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोग को, बिना सोचे हुए ये आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हो, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग, ओके। मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो इस लॉन्ग वायर में चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। नियर द मिडिल है ये, ध्यान रखोगे, दिस इधर भी माइनस इन्फिनिटी लिख रहे हैं ना, देखो यहाँ पे, तो ये स्क्वायर नियर द मिडिल है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ठीक है, थ्रू स्क्वायर ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, ठीक है। तो ये लॉन्ग वायर का जो फील्ड है ना, ओके, ड्यू टू फील्ड ऑफ लॉन्ग वायर, ओके, दैट्स द क्वेश्चन। तो ये आपको इस लॉन्ग वायर का फील्ड आप जानते हो ना, नियर मिडिल, लास्ट क्लास में याद है बताया गया था, कितना होता है फील्ड नियर द मिडिल? 2 के लेमडा बाई डिस्टेंस है ना, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो उस पॉइंट का डिस्टेंस होता है 2 के लेमडा बाई आर लिखते हैं, या 2 के लेमडा बाई डी लिखते हो, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, और फिर फ्लक्स निकालना होगा। तो इसको ट्राई करोगे, दिस आई एम लिविंग एज होमवर्क, ओके। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के करा दिए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो कॉन्सेप्ट जो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यही है कि आपको मेनली इंटीग्रेशन करना है, दिस इंटीग्रेशन यू शुड नो, ओके। इंटीग्रेशन आप जानते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद हम लोग, ठीक है। सपोज क्वेश्चन ये है कि इफ E इज इक्वल टू है, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, अल्फा r और इंटू आर कैप प्लस सम बीटा और इंटू सम फंक्शन ऑफ थीटा फाई है, ठीक है ना, और फाई कैप है, सॉरी यहाँ पे सम फंक्शन थीटा फाई का दिया हुआ है और यहाँ पे थीटा कैप दिया हुआ है, और प्लस सम दूसरा फंक्शन है यहाँ पे थीटा फाई और आर वगैरह का फंक्शन है, यहाँ पे मान लो ये आर का भी फंक्शन है, ठीक है ना, आर थीटा फाई का, और यहाँ पे फाई कैप दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है वो हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू, ठीक है। तो हमें इसका फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है कि स्फेयर को, जो कि जिसका रेडियस आर है और जो सेंटर्ड है ओरिजिन पे, ठीक है ना। तो इसका फ्लक्स हमें निकालना है, ठीक है, थ्रू दिस। तो देखो ये स्फेरिकल पोलर में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन स्फेरिकल पोलर। तो इसका सोल्यूशन करोगे ना, देखो बहुत इजी में वे में ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। सोल्यूशन आप फाई ई लिखेंगे थ्रू स्फेयर, तो ई डॉट आप ऐसे लिख दो, ई डॉट डी एस, ठीक है ना, ई डॉट डी एस। तो स्फेयर में जो नॉर्मल होता है ना वो आर कैप में, अभी भी हम लोग डिस्कस किए थे, स्फेयर में नॉर्मल जो होता है वो आर कैप में होता है। तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, ई डॉट, और ये जैसे एन कैप और इंटू डी एस लिखते हैं ना, डी एस वेक्टर को आप एन कैप इंटू डी एस लिख सकते हो। तो दिस विल बी इक्वल टू ई डॉट, और एन कैप की जगह हम लोग आर कैप लिख देंगे, और इंटू डी एस। तो अब आप देखिए इसका डॉट करोगे ना इसके साथ, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा, आर डॉट थीटा जीरो हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं आर कैप डॉट थीटा कैप इज जीरो एक्चुअली, एंड आर कैप डॉट फाई कैप इज ऑल्सो जीरो, ये दोनों जीरो होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा ना, दैट विल बी जस्ट आपको आर कैप डॉट आर कैप से 1 मिलेगा, ठीक है ना, दैट इज 1। तो यहाँ से 1 आ जाएगा, तो ये बच जाएगा अल्फा आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब पुट करोगे ना, तो इससे अल्फा आर है और इंटू डी एस। एंड रिमेंबर व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन ए स्फेयर, देखो स्फेयर पे आप जिसका ओरिजिन सेंटर पे है, आप इंटीग्रेशन करोगे ना इस पे, तो आप कोई भी पॉइंट कंसीडर करो इस सरफेस पे। जब आप सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस इज सरफेस इंटीग्रेशन, रिमेंबर वॉल्यूम इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग सरफेस इंटीग्रेशन। सो व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग ऑन सरफेस, ठीक है, तो सरफेस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप आर की जगह कैपिटल आर लिख सकते हो, यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे कैपिटल आर लिख सकते हैं व्हेन यू आर डूइंग सरफेस इंटीग्रेशन। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो सरफेस इंटीग्रेशन में आपका डीएस एलिमेंट यहाँ पे है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन में क्या होगा कि वॉल्यूम इंटीग्रेशन जब करोगे ना, तो आपका वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पे होगा, जैसे डीवी यहाँ पे होगा, तो इसका ये डिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो डीवी अंदर होता है, डीएस सरफेस पे होता है। सरफेस पे जब आप एलिमेंट लिए हुए है ना,
its distance from center is always equal to capital R. So in place of small r, you can put capital R, and this you get ds here. So this becomes equal to phi e is equal to alpha r, और ds के इंटीग्रेशन से आ जाएगा 4 pi r square. ठीक है, so that's what you get. तो यहाँ से आप देखिए phi e is equal to ये अल्फा इंटू 4 pi और इंटू r क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, दैट्स द आंसर. तो ये एक जानते हो बहुत ही वेल नोन टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है. ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल पोलर में दिया हुआ होगा और इस स्फेयर से फ्लक्स निकालने के लिए बोला जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन एक्चुअली. ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो. ठीक है, सर लास्ट पेज बताना. लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पेज सर, लास्ट पेज, लास्ट स्लाइड. ये वाला. सर इसमें जो डीएस है उसका सर उसके अपोजिट साइड भी तो ले सकते थे सर. हाँ, वो ले सकते हैं, मतलब पॉजिटिव ही लिख देते हैं फ्लक्स. जब आंसर में मान लो पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, उसमें अपोजिट लोगे ना तो नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है ना, तो पॉजिटिव जनरली आंसर जो है ना वो पॉजिटिव लिखा हुआ होता है. ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी एग्जाम में कि आंसर पॉजिटिव भी लिखा हुआ है और नेगेटिव भी लिखा हुआ है. दैट विल नॉट हैपन. ओके, इन क्वेश्चनों में सर जैसे डीएस है सर, वो मतलब डिसाइड कैसे करना है कि सर इस साइड मतलब लेंगे या फिर. अरे हम बोल तो रहे हैं ना कि पॉजिटिव लिखते हैं सभी क्वेश्चन में. ठीक है ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ना पॉजिटिव लिखने के लिए किधर लेना चाहिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो आप इधर लोगे तो एंगल मोर देन 90 बन जाएगा ना. ऐसा हो जाएगा, देखो इधर. ठीक है, इधर लोगे तो क्या बनेगा, ये ऐसे अगर डीएस इधर ले लेंगे हम तो ये वाला एंगल मोर देन 90 बन रहा है ना, तो आपका नेगेटिव बन जाएगा. तो दो ही डायरेक्शन, कोई भी सरफेस पे नॉर्मल दो ही हो सकता है ना, सरफेस के ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है. तो यहाँ पे मान लीजिए सरफेस आपका ऐसा है तो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है. अब दोनों में से कोई भी लो, इसको लोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, इसको लोगे पॉजिटिव आएगा. दोनों से लेकिन आंसर सेम ही आएगा. आंसर ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा. तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो मतलब जैसे इस तरह का फ्लैट सरफेस का क्वेश्चन जब होता है ना, ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव में ही लिखा हुआ होता है. ठीक है ना, या तो फिर आपको नॉर्मल बताया हुआ रहेगा उसमें कि किधर लेना है. सर इससे लास्ट स्लाइड में जो सर सरफेस पे मतलब जो चार्ज क्यू लिया था, इससे भी लास्ट स्लाइड पे. हाँ, तो सर उसमें मतलब फ्लक्स जीरो मतलब लास्ट इक्वल टू सर राइट साइड में. ये क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ो इसको तो समझ में आएगा खुद ही. ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है. ठीक है सर, ठीक. ये दोनों मिलकर के क्लोज बना रहा है ना. फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग? फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू होता है चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये वाला चार्ज आप बताइए इस पूरे वॉल्यूम के अंदर इनक्लोज है क्या? इसके अंदर आ रहा है कि बाहर जा रहा है? बाहर जा रहा है ना, तो उसके अंदर इनक्लोज नहीं है. तो चार्ज इनक्लोज कितना लिखोगे? जीरो ही तो लिखोगे ना. तो चार्ज इनक्लोज जीरो लिख दिया गया. ठीक है, एक बार जानते हो जो भी बताया गया ना उसको एक बार और देख लोगे. ठीक है ना, बाद में रिवाइज कर लोगे. ठीक है, तो ये फ्लक्स के कुछ क्वेश्चन देखो, कल भी हम कुछ क्वेश्चन करा दिए और आज भी कुछ क्वेश्चन. ये सभी जानते हो बेसिक क्वेश्चन है. मतलब मेन है फ्लक्स कैलकुलेशन इज नथिंग बट जस्ट इंटीग्रेशन. ओके, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ठीक है ना, अब हम लोग देखिए नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फील्ड कैलकुलेशन. सर एक बार लास्ट स्लाइड कर दो. एक मिनट रुको जरा. Okay, so now let's discuss
field calculation using गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ से हम लोग फील्ड कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो फील्ड कैलकुलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रीवियस क्लास में बताया गया था ना कि फील्ड हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जैसे पॉइंट चार्ज का फील्ड आप जानते हो कि r डिस्टेंस पे होता है कि क्यू अपॉन r स्क्वायर, ये होता है पॉइंट चार्ज का फील्ड r डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम इसको यूज करके भी, ठीक है ना, बेसिकली फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि हम बताया था कि कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उससे फील्ड निकालेंगे ऐसे k dq और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कर देंगे और फिर इसका कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, कंपोनेंट को फिर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है ना, तो वो ज्यादा जनरल मेथड है, दिस इज जनरल मेथड। मगर कुछ केसेस में गॉस लॉ से फील्ड कैलकुलेट हो जाता है और इजीली कैलकुलेट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग गॉस लॉ से भी फील्ड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन ज्यादा जनरल मेथड आप ध्यान रखेंगे यही है, दिस इज द मोर जनरल मेथड। ओके, ठीक है, तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे फील्ड कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड using Gauss Gauss's law in following symmetric cases। ठीक है ना, कुछ सिमेट्रिक केसेस में ही आप फील्ड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, अदरवाइज हमेशा नहीं कर सकते हैं। फॉलोइंग सिमेट्रिक केसेस। ओके, देखो बेसिकली इसका रीजन हम बता रहे हैं, रीजन है मैथमेटिकल रीजन है, कोई मतलब कॉन्सेप्चुअल फिजिक्स का रीजन नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल रीजन। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल रीजन। ठीक है ना, ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रीजन की वजह से। मैथमेटिकल रीजन क्या है कि देखो यहाँ पे E डॉट ds जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंटीग्रेशन है, तो E जानते हो, E कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इफ यू कैन टेक E आउटसाइड द इंटीग्रेशन। तो आप E, ऐसा तो नहीं कि हर केस में आप E को बाहर कर दोगे। मान लो आप जिस सरफेस पे इंटीग्रेट करें वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम नहीं है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर तो नहीं कर सकते हो। तो इसलिए ध्यान रखना है कि E हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं, E कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, इफ वी कैन टेक इट आउटसाइड इंटीग्रेशन। ठीक है ना, साइन आप अगर आप इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले जा सकते हैं, तो ये तो हमेशा पॉसिबल नहीं होगा ना, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, हमेशा ये इस फॉर्मूले से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, लेकिन देखिए अभी जैसे लास्ट क्लास में बताए थे, याद है आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जैसे ऐसे करके बताया गया था कि ये कोई चार्ज है, सपोज करो ये कोई ओरिजिन है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर r है, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर मान लो ये dq है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम r dq लिख दिए थे। तो याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर में बताया गया था, वेक्टर में क्या था फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट r, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इन वेक्टर फॉर्म वी हैड रिटन समथिंग। देख करके बता दो अगर याद नहीं है तो एक बार देख लिया करो फॉर्मूला, ये सब बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कितना आ रहा था ये रिजल्ट, दिस वाज इक्वल टू KDQ बाई, हाँ ऐसा था ना, k dq और फिर ऐसा था r माइनस r dq, यही था ना, और डिवाइडेड बाय r माइनस r dq का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा था। तो देखो इसमें क्या है कि E इक्वल टू, E पहले से ही हमारा फॉर्मूला में बना हुआ है, E इक्वल टू दिस है। ठीक है ना, तो अब आप ऐसे बोल सकते हो कि हम इससे E नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, बस आपको इंटीग्रेशन अगर कर लोगे तो आप तो इसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमको E को इंटीग्रेशन के बाहर लाना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि E तभी निकलेगा जब E इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा, तो इसीलिए इसका लिमिटेड यूज है, इसका कोई लिमिटेड यूज नहीं है। It can be used in all cases, okay, but it cannot be used in all cases। ठीक है ना, तो इसीलिए देखो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग गॉस लॉ इन फॉलोइंग सिमेट्रिक केसेस ओनली। ठीक है ना, तो वो सिमेट्रिक केसेस जो है ना, देखो ये है, फर्स्ट है स्फेरिकल, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है, स्फेरिकल सिमेट्री।
स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई स्फेयर है, कॉमन सेंस लगाएंगे, जैसे कोई स्फेयर है तो स्फेयर में चारों तरफ इधर 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 है ना, चारों तरफ चार्ज डेंसिटी जो है ना एग्जैक्टली सेम होगा, ठीक है ना। मतलब लेमैन्स लैंग्वेज में बात करेंगे तो यही बोलेंगे चारों तरफ चार्ज डेंसिटी एग्जैक्टली सेम है, तो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सॉरी अगर एक डिफरेंट डायरेक्शन में चार्ज डेंसिटी डिफरेंट हो रहा है अगर, तो हम बोलेंगे स्फेरिकल सिमेट्री नहीं है। तो देखो कि हम ये चाहते हैं ना कि जैसे मान लो आप स्फेयर पे इंटीग्रेशन, यू आर डूइंग इंटीग्रेशन ऑन स्फेयर, ओके, तो स्फेयर के सभी पॉइंट पे, स्फेयर के सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तभी तो आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल पाओगे ना। तो इस चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तभी हो सकता है जब चारों तरफ चार्ज डेंसिटी आइडेंटिकल जैसा होगा। So when charge density is same all around the sphere, then electric field will also be same. Okay, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ऐसे केसेस में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब होता है कि इसमें चार्ज डेंसिटी वगैरह जो होगा ना, चार्ज डेंसिटी वो बेसिकली थीटा और फाई का डिपेंडेंस नहीं होगा। जैसे स्फेयर में हम लोग जनरली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो इसमें ध्यान रखोगे कि चार्ज डेंसिटी मतलब एक स्फेयर होगा और देयर विल बी स्फेयर, और सिग्मा और रो जो है ना, जैसे मान लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिग्मा रो डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा फाई, थीटा या फाई पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम उसे बोलते हैं स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है। मतलब चार्ज शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फेयर, पहले तो कंडीशन यही है कि स्फेरिकल तभी बोलेंगे कि चार्ज शुड बी ऑन स्फेयर, okay, and there should not be theta or phi dependence, okay, so or charge should be स्फेयर, ठीक है। तो ये है स्फेरिकल सिमेट्री, ठीक है ना। सेकंड है हमारा, तो देखो स्फेरिकल सिमेट्री में अब हम क्विकली बता देते हैं कैसे निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं कि E डॉट ds है, ठीक है, ओवर क्लोज सरफेस चार्ज इनक्लोज और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट ऐसे लिखेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए ये हमारा स्फेयर है, इसमें चार्ज दिया हुआ है, ठीक है ना, ऐसा करके चार्ज दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि चार्ज जो है ना वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि चार्ज डेंसिटी जैसे सरफेस चार्ज डेंसिटी है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये डिपेंड नहीं कर रहा है थीटा फाई पे, ठीक है ना। तो थीटा फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, तो ऐसे केसेस में सिमेट्री की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो देखोगे ना आप, तो वो रेडियली आउटवर्ड होगा हर जगह पे। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल बी रेडियली आउटवर्ड या इनवर्ड भी हो सकता है, और किसी डायरेक्शन में नहीं होगा, ठीक है ना। इट विल नॉट बी इन एनी डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, ऐसा होगा। तो अब हमें फील्ड निकालना है ना, तो जैसे मान लीजिए फील्ड आपको निकालना है अंदर में, तो आप अंदर में कैसे स्फेयर बना दोगे, तो इसको हम गॉसियन सरफेस बोलेंगे। बाहर निकालना है तो बाहर में ऐसे करके सरफेस स्फेयर बना दोगे। तो ये जो व्हाइट कलर से बनाया गया ना, ये ध्यान रखोगे हमारा गॉसियन सरफेस है, दिस इज गॉसियन सरफेस है, ठीक है, दिस इज गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अंदर में निकालना है तो अंदर गॉसियन सरफेस बनाओगे, बाहर निकालना है तो बाहर गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस दोनों स्फेयर बनाया जाएगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गॉसियन सरफेस अंदर में बनाओगे ना तो इसका रेडियस, अब बाहर बनाओगे तो इसका रेडियस, दोनों के लिए सिंबल सेम यूज करते हैं। इसके लिए स्मॉल आर यूज करोगे और अंदर वाले के लिए भी स्मॉल आर यूज करोगे, ठीक है ना। चाहे गॉसियन सरफेस अंदर बना रहे हैं या बाहर, दोनों के लिए स्मॉल आर सिंबल यूज करेंगे। और गिवन स्फेयर का रेडियस मान लो, ये जो गिवन स्फेयर है ना, इसका रेडियस हमारा कैपिटल आर है, सपोज कर लो ये कैपिटल आर, ठीक है। मतलब एक जस्ट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा बता रहे हैं। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, स्फेरिकल सिमेट्री में फील्ड रेडियल होगा। स्फेरिकल सिमेट्री में ध्यान रखना है कि हियर इन दिस केस ई जो है वो रेडियल है, रेडियल डायरेक्शन, ये रेडियल डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, तो ये बेसिकली ऐसा हो जाएगा ई डी एस, क्योंकि एरिया भी रेडियल होता है, ये भी रेडियल है, तो ई डी एस कॉस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, ऐसा लिखोगे चार्ज इनक्लोज और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिमेट्री की वजह से चारों तरफ आइडेंटिकल सिचुएशन है, तो इस चाहे अंदर वाले स्फेयर में देखो या बाहर वाले में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हर जगह सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ठीक है ना, सिमेट्री की वजह से। और ये ठीक है ना, तो ऐसा हो जाएगा ई और डी एस इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है, ध्यान रखो गॉसियन सरफेस पे हो रहा है इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन ऑन गॉसियन सरफेस। तो हमने बोला ना अंदर वाला गॉसियन सरफेस लो या बाहर, दोनों का रेडियस स्मॉल आर होगा, ठीक है ना। तो हम 4 पाई आर स्क्वायर लिख देंगे
और इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा चार्ज इनक्लोज और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आप स्फेरिकल सिमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली लिखा जाएगा चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्फेरिकल सिमेट्री में चार्ज इनक्लोज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ सॉरी स्फेरिकल सिमेट्री में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो डायरेक्ट हम, ये तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जैसा लग रहा है ना, Q अपॉन, मतलब इसको हम K लिख देंगे अगर, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, मतलब दिस इज लुकिंग लाइक सिमिलर टू पॉइंट चार्ज, ये सिमिलर टू पॉइंट चार्ज लग रहा है देखने में। ठीक है ना, तो बस हमें चार्ज इनक्लोज लिखना है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो चार्ज इनक्लोज निकालना होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन में चार्ज दिया हुआ होता है, चार्ज दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम देख करके बता देंगे चार्ज इनक्लोज कितना हो रहा है। और अगर मान लीजिए चार्ज नहीं दिया हुआ है, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर हमें चार्ज इनक्लोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इफ देखो, इफ जैसे रो दिया हुआ है, रो इज गिवन, अगर मान लीजिए रो दिया हुआ है तो हम चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए, देखो रो का फॉर्मूला ऐसा होता है ना, रो इज इक्वल टू, आप जानते हो चार्ज अपॉन वॉल्यूम होता है, ये चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, तो हम चार्ज लिखेंगे तो चार्ज को ऐसे लिख दोगे dq अपॉन ये dv लिख दिया मान लो हमने, ठीक है ना, या डी टॉ, इसको वॉल्यूम को आप डी टॉ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डी टॉ, ऐसे लिखोगे आप। ठीक है ना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे ना, तो यहाँ से देखिए चार्ज इनक्लोज जो निकलेगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी टॉ। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है चार्ज डेंसिटी का, तो वहां से हम लोग ये निकाल लेंगे। ठीक है ना, रो डी टॉ। अब आप देखिए इसमें बेसिकली डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन सॉरी चार्ज इनक्लोज कहाँ, मतलब फील्ड आप कहाँ पे निकाल रहे हैं। देखो जैसे फील्ड आप अंदर में निकाल रहे होंगे, ठीक है ना, अंदर में, तो जिस गॉसियन सरफेस, आपको ध्यान रखोगे ये इंटीग्रेशन जो है ना, ये इंटीग्रेशन जैसे हम बताया ना कि ये इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस पे है। ठीक है ना, तो ये फील्ड चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस देखना होगा। ये गॉसियन, ये जो चार्ज इनक्लोज है ना, ये बेसिकली चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस है, GS मीन गॉसियन सरफेस है यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे देखो गॉसियन सरफेस को शॉर्ट में GS लिख दे रहे हैं, ऐसे GS। तो हमें देखना होगा कि गॉसियन सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना लिमिट यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो देखो जैसे मान लीजिए आप, ऐसा सिचुएशन है ये, जैसे इसमें देखते हैं, तो इसमें अगर अंदर में यहाँ पे फील्ड आप निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पे आप फील्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे, तो आपको ये छोटे वाले स्फेयर, जो स्मॉल वाइट स्फेयर है ना, उसके अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है वो निकालना होगा। तो लिमिट लोगे 0 से लेकर स्मॉल r तक। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आप बाहर में फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हैं, फील्ड यहाँ पे, तो आपको देखना होगा कि इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज है। तो इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस में इस रीजन में देखो कोई ऐसे मान लीजिए चार्ज नहीं है, तो इंटीग्रेशन लिमिट ऐसा नहीं कि यहाँ तक ले लोगे, हमें देखना होगा चार्ज, जैसे मान लीजिए हम किसी गॉसियन सरफेस के अंदर हम चार्ज निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा है कि ये हमारा चार्ज है, इसमें चार्ज है और गॉसियन सरफेस हमारा यहाँ पे। अब हम पूछते हैं कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ये गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज है। तो ऐसा नहीं कि हम लिमिट यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ तक इंटीग्रेट करने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे चार्ज है ही नहीं है। तो इंटीग्रेशन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करेंगे जहाँ तक चार्ज है। ठीक है ना, तो मतलब अपना कॉमन सेंस लगाना है कि हमको इसके अंदर गॉसियन, इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज इनक्लोज निकालना ही है, लेकिन चार्ज यहाँ पे तो है नहीं, तो इंटीग्रेशन यहीं तक करेंगे ना। ठीक है, तो मतलब कॉमन सेंस आपका यूज होना चाहिए, ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इसमें तो बस आपको देखना है कि ये चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस कैलकुलेट करना होगा। तो मोस्टली देखो इनसाइड वाले में क्या होगा, जब आप कोई सॉलिड स्फेयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हो, अंदर में फील्ड निकालना है, तो लिमिट 0 से लेकर स्मॉल r तक होगा, और बाहर में निकालोगे ना, तो मान लीजिए जिस स्फेयर में चार्ज दिया हुआ उसका रेडियस कैपिटल R है, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आप ऐसे देखिए कि अगर मान लीजिए सॉलिड स्फेयर का कैलकुलेशन आप कर रहे हो, सॉलिड स्फेयर, तो सॉलिड स्फेयर में क्या होगा कि आप जैसे इनसाइड कैलकुलेशन करोगे ना, अच्छा स्फेयर का क्वेश्चन है ना, तो डी टॉ हम वेक्टर की क्लास में ये पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, डी टॉ इज इक्वल टू होता है r² साइन थीटा dr और d थीटा और d फाई। ठीक है ना, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे ना, तो देखो रो जो है ना, यहाँ पे रो इट इज ए फंक्शन ऑफ r ओनली, हमने बताया ना ये थीटा और फाई का फंक्शन नहीं होगा, तो ये थीटा फाई हमेशा अलग से इंटीग्रेट होता है। तो देखो यहाँ पे साइन थीटा और ये डी थीटा और डी फाई ये हमेशा अलग से इंटीग्रेट होगा। तो ऑन स्फेयर, ठीक है ना, देखो इन स्फेयर
इन स्फेयर अगर आप इसको अलग से इंटीग्रेट कर रहे हो ना, तो थीटा का लिमिट 0 से पाई होता है और इसका 2 पाई होता है, तो दिस विल ऑलवेज गिव यू 4 पाई। तो इससे आपको हमेशा 4 पाई मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वॉल्यूम एलिमेंट जो है ना हमारा, वॉल्यूम एलिमेंट को हम ऐसे लिख देते हैं इसमें, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी फाई का फंक्शन यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, ये थीटा का फंक्शन नहीं है, ये हमेशा आर का फंक्शन है। तो इसीलिए हमें आर वाले पे सिंपली फोकस करना है। ये जो है ना आर स्क्वायर डी आर, और ये हमें हमारा 4 पाई हमेशा आएगा, ठीक है ना, सॉरी आर स्क्वायर डी आर। सो दिस विल ऑलवेज गिव अस 4 पाई, तो इसको तो हम 4 पाई ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा सिचुएशन है। तो सॉलिड स्फेयर में जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो देखो हम लोग चार्ज इनक्लोज निकालने के लिए, चार्ज इनक्लोज, ठीक है, तो चार्ज इनक्लोज दो तरीके से इसमें निकलता है, ठीक है ना। देखिए पहले अगर मान लीजिए आप इनसाइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखो इनसाइड में तो 0 से लेकर स्मॉल आर तक लिखना होगा, और रो, और ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर डी आर और इंटू 4 पाई, ठीक है ना। और आउटसाइड अगर कर रहे हैं ना, आउटसाइड, तो आउटसाइड में जो है ना ऐसे इंटीग्रेशन होगा 0 टू कैपिटल आर, ठीक है ना, और रो इंटू आर स्क्वायर डी आर और इंटू 4 पाई। लेकिन ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन है जैसे सॉलिड अभी हम दिखा रहे थे ना, ये फिगर है सॉलिड स्फीयर का, तो इसमें अंदर वाले तक ही इसमें इंटीग्रेशन जो है आपका यहीं तक होगा, देखो यहाँ पे इसमें इंटीग्रेशन स्मॉल आर तक ही होगा, और ठीक है इसमें इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पे, इसके अंदर चार्ज इनक्लोज निकालना है ना, तो ऐसा नहीं कि यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, ऐसा नहीं है, यहाँ पे चार्ज नहीं है, तो अंदर में जो ब्लू स्फीयर है उसमें जो चार्ज इनक्लोज है उसी तक इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है ना, तो कैपिटल आर तक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्फेरिकल सिमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्फेरिकल सिमेट्री का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो ना, पर 2 स्टेप का कैलकुलेशन होता है, ध्यान रखोगे, एक इसको यूज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और एक इसको यूज करो, ठीक है ना, और बस हम डी टॉ को ऐसे, डी टॉ का वैल्यू ये पुट करेंगे, और लिमिट अंदर में ये लगाएंगे, बाहर में ये लगाएंगे, बस यहाँ से आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ से चार्ज इनक्लोज निकल जाएगा, इसको यहाँ पुट कर दोगे, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, यू विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ओके। तो ये स्फेरिकल सिमेट्री का कैलकुलेशन इस तरह से किया जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं देखो सिलेंड्रिकल सिमेट्री में। सिलेंड्रिकल सिमेट्री, देखो ये सब जानते हो, हम आपको बता रहे हैं, ये फास्ट सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये सभी क्लास 12th लेवल में पढ़ते हो आप, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन नेट में पूछा गया है, गॉस लॉ से जानते हो, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री अगर आप देखिए, तो सिलिंड्रिकल सिमेट्री में भी यही बात होगी कि जो रो है ना, रो या सिग्मा जो भी है, ये बेसिकली डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है ना, मान लीजिए फाई है या जेड है, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, फाई या जेड पे डिपेंडेंस नहीं होता है इस केस में, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ओनली ऑन, इट मे डिपेंड ऑन अदर कोऑर्डिनेट, जैसे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं ना हम लोग, एस, फाई और जेड, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम देखिए स्फेरिकल पोलर में भी यही लिखे ना, कि स्फेरिकल पोलर में चार्ज डेंसिटी जो है, इसमें लिखा गया ना, चार्ज डेंसिटी स्फेरिकल सिमेट्री में रो और फाई डू नॉट डिपेंड ऑन थीटा एंड फाई। थीटा फाई पे बोला गया कि डिपेंड नहीं करते हैं, ये आर पे डिपेंड कर सकता है, ठीक है ना, देयर माइट बी आर डिपेंडेंस, ऑलराइट। तो उसी तरह से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एस डिपेंडेंस हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन फाई और जेड डिपेंडेंस नहीं होता है इसमें, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि लॉन्ग सिलेंडर होगा यहाँ पे, देयर विल बी लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंडर होगा। तो अब इसमें गॉस लॉ लगाओगे ना, देखो ई डॉट डी एस ओवर क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इन क्लोज और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो लॉन्ग सिलेंडर होने की वजह से यहाँ पे ऐसे करके देखो आप, ये ऐसा है लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है ना, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा लॉन्ग सिलेंडर है इस तरह से, ठीक है, दिस इज लॉन्ग सिलेंडर। तो अब हमें देखिए इसके अंदर चार्ज है, मान लीजिए सपोज देयर इज सम चार्ज इनसाइड इट, ठीक है। तो हम अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये इसका मिड लाइन है, सपोज दिस इज द मिड लाइन, ओके। तो हमें मान लीजिए फील्ड निकालना है अंदर में, यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो देखो यहाँ पे फील्ड निकालना है, तो आप यहाँ से ही ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना दोगे, जहाँ पे फील्ड निकालना होता है ना, जैसे इस पॉइंट पे निकालना है तो वहां से गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है ना। अब मान लो फील्ड आपको यहाँ निकालना है, तो आप यहाँ से ऐसे करके गॉसियन सरफेस बना दोगे, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ओके।
तो ये जो बड़ा गॉसियन सरफेस बनाया गया ना व्हाइट कलर से, जो भी हम बना रहे हैं वो गॉसियन सरफेस है, समझ जाओ, ठीक है ना। So if you want to calculate field here if you want to calculate field, you will pass a Gaussian surface through this point. Okay, if you want to calculate field here, you will pass a Gaussian surface through this point. Okay, now you see कि हम लोग गॉसियन सरफेस बना दिए। अब देखो ये सिमेट्री है, मतलब इन्फिनिटली लॉन्ग है, ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो सिमेट्री की वजह से जानते हो हर जगह पे फील्ड का डायरेक्शन अगर देखोगे ना आप, इसमें फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आता है, ठीक है ना, ये ऐसा होगा रेडियली आउटवर्ड ऐसा, ठीक है ना, ये इस तरह से फील्ड का डायरेक्शन है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से फील्ड का डायरेक्शन है। तो इधर देखो, इधर फील्ड जो है ना इधर है, तो यहाँ पे इस वाले सरफेस पे जो एरिया होगा ना वो तो इधर हो जाएगा। तो ये फ्लैट सरफेस का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना, देखो ई डॉट डीएस करोगे तो ये 0 आ जाएगा, फ्लैट सरफेस के साथ ई डॉट डीएस 0 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए ऐसा, ये डीएस है, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ई डॉट डीएस यहाँ पे भी 0 आएगा। तो जो भी इस कर्व सरफेस पे आप जैसे इस पे ऐसे करके सरफेस बनाओगे ना, तो इसका डीएस इधर आएगा। तो ये सभी क्लास 12 में बताया जाता है, ठीक है ना, कि इसमें फ्लक्स जो भी आ रहा है ना वो कर्व सरफेस से आ रहा है। देयर इज फ्लक्स ओनली थ्रू द कर्व सरफेस, देयर इज नो फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस। तो ये क्लोज सरफेस जो था ना, इसको आप अब ऐसे करके कर्व सरफेस में कन्वर्ट कर दोगे। ये यहाँ पे कर्व्ड में, आप देखो ये यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ था पहले, क्लोज, तो हम बोल रहे हैं यहाँ फ्लैट सरफेस से इससे ई डॉट डी एस 0 हो जाएगा ना, इस पे इस सरफेस पे और इस सरफेस पे 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कर्व्ड पे, ठीक है ना। तो ये चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट करेंगे हम लोग। अब इसमें भी ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट के अंदर वाले गॉसियन सरफेस का रेडियस भी आर बोला जाएगा और बाहर वाले गॉसियन सरफेस का भी रेडियस आर बोला जाएगा। दोनों के लिए सेम सिंबल यूज किया जाता है, अंदर के लिए और बाहर के लिए। आर इज ए वेरिएबल, ओके, आर बोलिए इसे या एस भी बोल सकते हो आप, तो हम आर बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन उधर ही है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ई इंटू डी एस और इंटू कॉस 0, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये ds हो गया, ठीक है, cos 0 1 हो गया, दैट इज इक्वल टू, तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है कर्व्ड सरफेस पे, कर्व्ड, ठीक है ना, चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो कर्व्ड सरफेस पे इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप, गॉसियन सरफेस जो है हमारा कर्व्ड गॉसियन सरफेस, तो इसकी गॉसियन सरफेस की हाइट आप ऐसे h ले लोगे, बाहर वाले की भी हाइट h लेना है। देखो जो पैरामीटर अंदर वाले के लिए यूज करेंगे वही पैरामीटर बाहर वाले के लिए भी यूज करेंगे। इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस आर, इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h है। तो कर्व्ड सरफेस पे ये इंटीग्रेशन करोगे ना, तो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच। अब आप देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर जो यहाँ पे लिखा गया देखो गॉसियन सरफेस का रेडियस है और ये हाइट गॉसियन सरफेस का हाइट है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन ध्यान रखोगे कर्व्ड गॉसियन सरफेस पे इंटीग्रेशन है, ये कर्व्ड गॉसियन सरफेस पे, ये कर्व्ड गॉसियन सरफेस पे, और यहाँ पे पहले था क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये इंटीग्रेशन जो है ना गिवन ऑब्जेक्ट पे नहीं है, ध्यान रखोगे, दिस इंटीग्रेशन इज नॉट ऑन गिवन सिलेंडर, गिवन सिलेंडर पे नहीं है, गॉसियन सरफेस जो हम बनाते हैं ना उस पे इंटीग्रेशन है। तो ये चार्ज इनक्लोज भी जो है ना, हम गॉसियन सरफेस में देखेंगे कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहां से ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें चार्ज इनक्लोज इसमें निकालना होता है, ठीक है ना। तो चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, ये जो है ना चार्ज इनक्लोज निकालोगे तो फिर से ऐसे ही आ जाएगा। अभी जैसे लिखे थे ना रो इंटू डी टॉ, देखो यहाँ पे चार्ज इनक्लोज हम लोग लिख रहे थे ना इसमें, जैसे यहाँ पे देखिए रो इंटू डी टॉ, जैसे चार्ज लिखा गया था चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे रो इंटू डी टॉ लिख दिया गया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये जानते हो, ध्यान रखोगे गॉसियन सरफेस पे, दिस इंटीग्रेशन इज अगेन ऑन गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर से हम देखेंगे कि अंदर में जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो लिमिट हमारा आर तक होगा, लेकिन अगर बाहर में कर रहे हो कैलकुलेशन, अब देखिए जैसे ये जो हमारा सिलेंडर दिया हुआ है इसका रेडियस मान लो कैपिटल आर है, तो बाहर में इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखना है ना कि कितना चार्ज इनक्लोज है, तो इसमें इसका रेडियस तो देखो बाहर वाले गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर है, लेकिन स्मॉल आर तक चार्ज नहीं है, चार्ज जो भी है वो येलो सिलेंडर के अंदर है, ठीक है ना, यही हमारा गिवन सिलेंडर है, ठीक है ना। तो हम बाहर वाले गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज निकालेंगे तो इंटीग्रेशन कैपिटल आर तक करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इंटीग्रेशन अप टू कैपिटल आर ओनली, ओके। तो यहाँ से देखिए ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये है, लेकिन इसमें डी टॉ पहले समझ लो, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट पे डी टॉ जब हम लोग लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं एस डी एस डी फाई और डी जेड, है ना, ऐसे लिखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एस की जगह पे आर यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आर हो जाएगा आर डी आर। अब देख लोगे वेक्टर की क्लास में ये सब कुछ बताया गया है, ठीक है ना, ठीक है।
तो आर डी आर डी फाई और डी जेड, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो डी टाउ इज इक्वल टू आर डी फाई और डी जेड, ओके। ठीक है, तो ओके तो इसको बस यहाँ पे पुट करेंगे। अब इसमें भी देखो वही बात होगी कि ये जो चार्ज डेंसिटी है ना, दिस चार्ज डेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ आर हो सकता है, इट कैन नॉट बी फंक्शन ऑफ फाई एंड जेड। स्फेरिकल सिमेट्री में फाई और जेड का फंक्शन नहीं होता है। वो कहने का मतलब है सिलेंडर के चारों तरफ आइडेंटिकल सिचुएशन होगा, चारों तरफ मूव करने का मतलब है कि फाई में वेरिएशन, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री में एक्सिस के लॉन्ग भी आइडेंटिकल सिचुएशन होता है, मतलब जेड के लॉन्ग भी कोई वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये फाई और जेड का फंक्शन होता है ना, तो इसीलिए जब भी इंटीग्रेशन करोगे ना, सॉरी आर का फंक्शन है, तो ये रो जो है ना इस आर के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब यहाँ पे आर लाओगे ना तो इसमें भी आर होगा, आर और आर मल्टीप्लाई होगा आपस में, फिर आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन में ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन फाई और जेड हमेशा अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो जब आप ऐसे करोगे ना, देखो डी फाई और डी जेड इंटीग्रेशन, तो ये हमेशा सेपरेट होगा। तो फाई इंटीग्रेशन से आपको सिलेंडर के चारों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो दैट विल गिव यू 2 पाई, और जेड इंटीग्रेशन से एच मिलेगा। तो इसीलिए जो है ना डी फाई डी जेड इंटीग्रेशन हमेशा आपको 2 पाई एच देगा। तो इसको डी टाउ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे डी फाई से 2 पाई आएगा और डी जेड से एच आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो आर डी आर और इंटू 2 पाई और इंटू एच, ठीक है ना। इट विल ऑलवेज बी लाइक दिस, ओके। तो हम इसको देखो यहाँ पे फिर हमारा ये गिवन होगा, हम इसको पुट करेंगे, ठीक है ना। तो चार्ज इनको से निकालने के लिए ऐसे करोगे, देखो जैसे मान लो अगर हम सॉलिड सिलेंडर पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉलिड सिलेंडर, देखो हम लिमिट अभी सिर्फ सॉलिड सिलेंडर का बता रहे हैं, अदर केसेस में नहीं बता रहे हैं। अदर केसेस में फिर अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, और उससे फिर लिमिट पता चलेगा। तो चार्ज इनक्लोज निकालोगे ना, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा कि अगर इनसाइड निकाल रहे हो, इनसाइड, तो इनसाइड में फिर लिमिट वाइज 0 टू आर लिखना पड़ेगा, और आउटसाइड लिखोगे ना तो आउटसाइड तो ये 0 टू कैपिटल आर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसा ही होगा। यहाँ पे रो और डी टाउ लिखना चाहते हो तो डी टाउ में ये आर डी आर हो जाएगा, और फिर डी फाई डी जेड की जगह हम चाहते हैं तो 2 पाई एच ऐसे लिख देंगे, इसमें भी रो और फिर आर डी आर और ये 2 पाई और इंटू एच, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी प्रोसीड एक्चुअली, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सॉरी सिलेंड्रिकल सिमेट्री में फील्ड कैलकुलेशन इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। सो दिस हाउ वी डू फील्ड कैलकुलेशन इन सिलेंड्रिकल सिमेट्री, ओके, ठीक है। अब हम लोग देखिए यहाँ पे एक और, इसमें 3 केसेस ही होते हैं। एक होता है प्लेन सिमेट्री, ठीक है ना। तो प्लेन सिमेट्री में हम लोग फील्ड कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम मतलब कैसे करते हैं कैलकुलेशन वो डिस्कस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड जो इसके रिजल्ट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे प्लेन सिमेट्री, ठीक है ना। प्लेन सिमेट्री में देखो केसेस तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो मतलब ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ना वो हम बता देते हैं। मोस्टली आस्क्ड, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना प्लेन सिमेट्री में देखो एक्चुअली हम आपको क्लियर पहले बता देते हैं कि प्लेन सिमेट्री कहते किसको है, मतलब, ठीक है। देखिए पहली बात है कि आपको पहले प्लेन डिसाइड करना होगा। प्लेन सिमेट्री में इनफाइनाइट प्लेन होता है, ठीक है ना। अगर इसमें सिग्मा डिफाइन किया हुआ है तो सिग्मा जो होगा ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो भी प्लेन है उसमें हर जगह चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, तो सिग्मा शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर रो दिया हुआ है, सपोज रो इज डिफाइंड, मान लीजिए कोई प्लेन है थोड़ा थिक प्लेन है तो उसके अंदर चार्ज डेंसिटी हो सकता है, ठीक है ना। तो रो डिफाइंड है, तो अब रो डिपेंड करता है कि ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकता है, या फिर और ऐसा हो सकता है कि रो जो है ना मे बी फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, इफ प्लेन इज पैरेलल टू, ठीक है, वाई जेड प्लेन, समझ गए ना। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, ठीक है ना। इफ रो फंक्शन ऑफ एक्स है तो उसको भी हम प्लेन सिमेट्री कहेंगे इफ प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, मतलब वाई जेड प्लेन में जो चार्ज डेंसिटी होगी दैट कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, ओके, वो फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, ठीक है ना, दैट कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, ऑलराइट। लेकिन ये नॉट आस्क्ड, दिस इज एक्चुअली नॉट आस्क्ड इन एग्जाम, नॉट आस्क्ड, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। बस पूछा यही दो जाता है, ठीक है ना, सिग्मा कांस्टेंट एंड रो कांस्टेंट, बट ये भी गॉस लॉ से निकल सकता है, दिस आल्सो यू कैन कैलकुलेट। तो उसी तरह से अगर मान लो ऐसा होता है कि प्लेन इज पैरेलल टू एक्सजेड प्लेन, तो एक्सजेड प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ना वाई डायरेक्शन होता है ना, जैसे वाई जेड है ना, वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स डायरेक्शन है, तो रो कैन बी फंक्शन ऑफ एक्स, ओके।
लेकिन अगर तो इसको हम प्लेन सिमेट्री कह सकते हैं। लेकिन अगर जैसे एक्स वाई प्लेन है तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड होता है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर एक्स वाई प्लेन में है तो वो फंक्शन ऑफ जेड हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसा होगा ना कि एक्स वाई प्लेन के पैरेलल अगर कोई शीट है, ठीक है ना, इनफाइनाइट शीट है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो उसकी थिकनेस जो होगी ना वो जेड डायरेक्शन में होगी, थिकनेस विल बी इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो चार्ज डेंसिटी कैन बी फंक्शन ऑफ जेड इन दैट केस। समझ में आ रहा है सभी को? अगर कोई प्लेन एक्स वाई प्लेन में होगा, इफ देयर इज इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, तो उसका थिकनेस किधर होगा? जेड डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? ठीक है। Yes, sir. तो जेड डायरेक्शन में है ना, तो इसीलिए वहां पे चार्ज डेंसिटी कैन बी फंक्शन ऑफ जेड इन दैट केस। इज दैट ओके? तो ये है सिचुएशन। ओके, so that's the situation here. All right, so तो अब देखो इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ये दोनों केसेस में हम लोग फोकस करेंगे। वी विल फोकस मोस्टली ऑन दीज टू केसेस। तो देखिए जैसे ये एक इनफाइनाइट प्लेन है, ठीक है ना, तो हम लोग आप लोग देखते हैं क्लास 12th में ये कराया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम जनरल अप्रोच बता देते हैं, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट प्लेन है, इसका कुछ थिकनेस भी हो सकता है, इट कैन हैव सम थिकनेस, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली जैसे जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना, तो वहां पे जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ से एक ऐसे करके सिलेंडर बना देते हैं, ऐसे देखो ऐसे, ठीक है ना। और जितना इधर एक्सटेंड किया हुआ ना उतना ही इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं इसको, सिमेट्रिक के जैसा। सिमेट्रिक बनाते हैं इसलिए ना कि देखो यहाँ पे इधर से इधर तक एक्सटेंड की, इधर जितना आगे बढ़ा था उतना ही इधर पीछे भी एक्सटेंड कर दिया गया। सिमेट्रिकली इसलिए बनाया जाता है ना कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो आप क्लेम कर सकते हो कि यहाँ पे भी शीट से उतना ही डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ई। अगर आप इसको थोड़ा नजदीक तक यहाँ तक बनाते हो ना, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे फील्ड ई है तो यहाँ पे भी ई होगा, दैट यू कैन नॉट से। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या है कि फील्ड लाइंस जो होंगे ना सिमेट्री की वजह से कि इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, दिस इज इनफाइनाइट, ओके, दिस इज इनफाइनाइट, तो फील्ड लाइन यहाँ पे इधर होते हैं, क्योंकि ये लाइन जो है ना सिमेट्रिक लाइन है। हम आपको बता चुके हैं कि सिमेट्रिक लाइन के लॉन्ग जनरली अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई लाइन सिमेट्रिक है ना, तो जैसे हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे ना कि जैसे कि ये आर्क है, तो आर्क में अगर आप देखिए यहाँ पे फील्ड निकालते हो तो ये आप कहोगे कि ये पॉइंट सिमेट्रिक लाइन पे आ रहा है, तो इसीलिए जो है ना फील्ड इधर हो जाता है ऐसा, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि ये अगर इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो इसके बीच में आसपास में यहाँ पे जो लाइन आप ड्रॉ करते हो ना, ये सभी लाइन सिमेट्रिक लाइन जैसे हैं, ठीक है। तो इसीलिए फील्ड जो है ना इन सभी लाइन के लॉन्ग हो जाता है, फील्ड इज अलोंग दिस लाइंस, ओके, इन सभी लाइंस के लॉन्ग फील्ड होगा, ठीक है ना। दैट्स द सिचुएशन, ओके। तो हम लोग यहाँ पे और किसी सरफेस, तो इसमें गॉस लॉ लगाते हैं जब हम लोग, देखो ई डॉट डी एस थ्रू क्लोज्ड, पहले लिखते हो यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस, तो दैट इज इक्वल टू, आप ऐसे लिखते हो चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं ना। तो इसमें जो है ना देखो यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस जो लिखा हुआ है इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं ई डॉट डी एस, ठीक है ना, फ्लैट सरफेस में, फ्लैट, क्योंकि फील्ड लाइन फ्लैट को क्रॉस कर रहा है। हम बताए ना ये क्रॉसिंग ऑफ फील्ड लाइन को ही फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्लक्स थ्रू, ये जो है ना फ्लक्स है ना, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ऑफ फील्ड लाइन को फ्लक्स कहते हैं। तो आप देख रहे हो क्लियरली फ्लैट सरफेस को, ये जो फ्लैट सरफेस है उसी को क्रॉस कर रहा है ये, ठीक है ना, इस कर्व सरफेस को नहीं क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्लोज्ड की जगह फ्लैट डायरेक्ट लिख सकते हो, इससे फ्लक्स जीरो है, इससे इस सरफेस से और इस सरफेस कर्व सरफेस से फ्लक्स जीरो है, ठीक है, इस फ्लैट से आएगा और इस फ्लैट सरफेस से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस फ्लैट सरफेस का कुछ एरिया मान लो, ये जो सरफेस है ना इसका एरिया सपोज करो ए है, तो यहाँ से E इंटू ए आ जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा, क्योंकि दो बार है ना, इधर से भी फ्लक्स निकलेगा इधर से भी निकलेगा। इस देखो इससे भी फील्ड लाइन जो है ना बाहर की तरफ जा रहा है, इससे भी फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम बताए ना फील्ड लाइन जब भी बाहर की तरफ जाता है ना वॉल्यूम के बाहर, तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है, तो इससे भी पॉजिटिव आएगा इससे भी पॉजिटिव आएगा, ओके। और यहाँ आ जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डायरेक्टली ऐसा निकल जाएगा, चार्ज इनक्लोज और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो कोई भी इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट प्लेन है ना, इनफाइनाइट प्लेन, ठीक है ना, तो उससे फ्लक्स सॉरी फील्ड आप ऐसे लिख सकते हो E इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो ए जो है ना ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, बेसिकली जो हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं ना उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इसमें भी Q इनक्लोज जो है ना, देखो यहाँ पे Q इनक्लोज जो है वो बेसिकली ये है चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस, दिस इज चार्ज
इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। ये चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना। तो हम लोग ये 3 वेज हैं टू डू कैलकुलेशन। तो आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम गॉस लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सिर्फ 3 केसेस में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको प्रोसीड किया जाता है, ठीक है ना। ये क्लास 12 में भी डिस्कस करते हैं। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम स्फेरिकल सिमेट्री का बता दिया आपको, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री में फील्ड कैलकुलेशन होता कैसे है। तो मेनली अब हमारा फोकस जो होगा ना, फोकस इज नाउ ऑन चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। हमारा फोकस इसी पे है, ठीक है ना, फोकस ऑन दिस। तो सभी में आप देखो जितने भी फॉर्मूले हम बताए ना, अब देखिए इसमें भी हमारा फील्ड अल्टीमेटली ये बन गया, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय सिलिंड्रिकल सिमेट्री में चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RH। अब हम चार्ज इनक्लोज पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना, कैसे निकालना है। स्फेरिकल सिमेट्री में भी देखो हमारा फील्ड इतना निकल गया, चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। सो नाउ वी आर फोकसिंग ऑन चार्ज इनक्लोज, और इसमें भी हम आपको ऐसे बता रहे हैं कि दिस इज हाउ वी कैलकुलेट चार्ज इनक्लोज। तो आप ध्यान रखेंगे कि स्फेरिकल सिमेट्री, सिलिंड्रिकल सिमेट्री और प्लेन सिमेट्री में मेनली फोकस चार्ज इनक्लोज पे होता है, ठीक है ना। चार्ज इनक्लोज निकाल लेंगे आप, फील्ड कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो बहुत क्वेश्चन आया है इससे, नेट एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है इससे, ठीक है ना। जेस्ट में आया है, अभी जैसे जेस्ट का एग्जाम होने वाला है ना, इससे चांस है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूजिंग, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो हम लोग स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूजिंग गॉस लॉ लिखेंगे, ठीक है ना। तो पहला है देखो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, एक मिनट, सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म रो, ठीक है। एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज डेंसिटी जो है दैट इज यूनिफॉर्म, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म रो, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे देखो लिखेंगे, जैसे एक सॉलिड स्फीयर है सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और इसमें चार्ज डेंसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। दिस चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। एक मिनट, इसके अंदर कुछ चार्ज ऐसे देखो, ये चार्ज जो भी चार्ज होगा इसके अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी वॉल्यूम में, ठीक है। तो हम इसका रेडियस आप मान लीजिए कि कैपिटल R है, ठीक है ना, और इसके अंदर चार्ज डेंसिटी रो है, दिस रो इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। तो हम लोग ये इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं कि स्फेरिकल सिमेट्री में फील्ड कैसे कैलकुलेट होता है। डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, देखो चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R², ठीक है ना। ये स्फेरिकल सिमेट्री का देखो यहाँ पे अभी डिस्कशन कराए ना, ये चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², और चार्ज इनक्लोज इससे निकाला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए रो इंटू डी टाउ, और डी टाउ का वैल्यू ये लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अब लिमिट अंदर बाहर सब में बता दिया गया है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम ऐसे निकालेंगे ना, चार्ज इनक्लोज निकाल रहे हैं, तो पहले मान लो हम इनसाइड का कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, इनसाइड। तो चार्ज इनक्लोज इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू और डी टाउ, ठीक है ना। तो दिस इज रो इंटू डी टाउ होता है 4, बेसिकली इसमें हम बता चुके हैं आपको कि R² dr और साइन थीटा डी थीटा डी फाई जो होता है ना, वो बेसिकली इंटीग्रेट होने के बाद 4 पाई बन जाता है। आपको ध्यान में ऐसे ही रखना है कि रो डी टाउ होता है, फिर रो डी टाउ इज R² dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई, दैट एक्चुअली गिव्स अस 4 पाई। तो आप इनसाइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो जैसे कि हम बताए ना आपको, इनसाइड में कैलकुलेशन करने का मतलब ये है कि आप एक गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। ऐसे देखो ये हमारा मान लीजिए, सॉरी, ठीक है। तो एक गॉसियन सरफेस आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। वो गॉसियन सरफेस यहाँ पे अंदर में ऐसे बना रहे हो आप, ठीक है ना, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे इसका ये रेडियस R है, तो हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है, तो इसीलिए लिमिट जो है ना हम 0 टू स्मॉल r ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा रो यूनिफॉर्म है, तो ये बाहर आ जाएगा रो इंटू और 4 पाई इज आउटसाइड, और ये इंटीग्रेशन करने के बाद आपको मिलेगा R³/3। तो बस आप इस चार्ज इनक्लोज को, ये जो चार्ज इनक्लोज निकल गया ना, इसको यहाँ पे पुट करोगे, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब देखो इसको यहाँ पे पुट करोगे ना, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक R² कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा रो R/3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट्स द आंसर। आप इसको यहाँ से यहाँ पुट कर लोगे, ठीक है ना, पुट करके देखो इतना आ रहा होगा आंसर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हो गया, ठीक है ना। अब हम इसमें आउटसाइड निकालते हैं, देखिए आउटसाइड, ठीक है। सो व्हेन यू डू कैलकुलेशन आउटसाइड,
तो आउटसाइड में आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखेंगे ना, तो सॉरी आउटसाइड में बस क्या करना होगा, चार्ज इनक्लोज्ड आप लिखेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड। तो अब देखो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ऐसा बनने वाला है, ठीक है ना, यू एक मिनट। अब गॉसियन सरफेस बेसिकली मान लीजिए आप बाहर में कहीं पे फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप उस पॉइंट से ऐसे गॉसियन सरफेस क्रॉस करा दोगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे निकालना चाहते हैं तो आप गॉसियन सरफेस यहाँ से क्रॉस कर देंगे। अब ये येलो गॉसियन सरफेस है, इसका रेडियस आप कहेंगे ना, तो रेडियस इसका स्मॉल आर होगा, लेकिन चार्ज स्मॉल आर तक नहीं है, चार्ज है कैपिटल आर तक। ओके, तो इसीलिए हम बता रहे थे चार्ज इनक्लोज इसमें ऐसे रो इंटू डी टॉ होता है, और ठीक है ना, तो रो तो यूनिफॉर्म है और डी टॉ का वैल्यू हम लोग लिखते हैं आर स्क्वायर डी आर और फिर साइन थीटा डी फाई, दैट एक्चुअली गिव्स अस 4 पाई, और लिमिट यहाँ पे 0 टू कैपिटल आर लिख रहा हूँ क्योंकि इस येलो गॉसियन सरफेस से हमें देखना है कितना चार्ज इनक्लोज हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर तो कैपिटल आर रेडियस तक ही चार्ज है ना, क्योंकि ये हमारा ब्लू स्फेयर जो है ना, दैट इज द गिवन स्फेयर। ओके, वो गिवन स्फेयर है। तो यहाँ से देखिए रो और ये 4 पाई हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर से आपका आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज द चार्ज इनक्लोज, ठीक है, ये चार्ज इनक्लोज्ड है। तो अब इसको फिर से अब ये वाले फॉर्मूले को यहाँ से यहाँ पे पुट करोगे इसमें, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ से निकलेगा, इसको यहाँ पे पुट करके देखिए कितना आ रहा है, बताइए क्या आ रहा है आंसर। एक मिनट, Rho capital R cube by 3 epsilon s square. हाँ जो भी आ रहा है, ठीक है ना, देख लोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना, रो इसको पुट करोगे ना, देखो 4 पाई कैंसिल, इससे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो रो आर क्यूब कैंसिल नहीं होगा, तो रो आर क्यूब बच जाएगा, और ये 3 बच जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, और आर स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। तो अंदर में देखो ये इनसाइड निकल गया, दिस इज इनसाइड, ये इनसाइड है और ये आउटसाइड है, ठीक है। तो ये इनसाइड आउटसाइड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला भी चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। देखो रो यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो देखो व्हेन, ध्यान रखेंगे, व्हेन रो जो है ना यूनिफॉर्म होता है, रो यूनिफॉर्म है ना, देन आप क्या बोलते हैं, रो इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान रखो ये फॉर्मूला जो होता है ना, जैसे टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम, ये तभी यूज होता है जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है ना, तो आप टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को नहीं लिख सकते हो। ये जरूर ध्यान रखो, देखो क्लियर लिखा हुआ है, नहीं तो हम इतना लिखने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट लिख देते हैं ना। ये सेंटेंस लिखने का मतलब यही है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि स्टूडेंट बाद में गलती करते हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस पे जरूर ध्यान रखा करो, ठीक है ना। जब भी पढ़ो ना तो ये कंडीशन है, समझ गए ना, दिस इज नॉट जस्ट ए सेंटेंस, इट इज ए कंडीशन। ओके, ये आपको ये बता रहा है कि ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर सकते हैं जब चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है। तो इस डिस्कशन में आप देखिए, इस डिस्कशन में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म दिया हुआ है ना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है ना, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अच्छा जस्ट ए मिनट रुको, फिर इसका सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला ही रहेगा। सरफेस पे जो है ना, इस केस में अभी हम देखो इससे निकाले ना, जैसे मान लो सरफेस पे क्या होगा कि जैसे पहले एक बार ये बता देते हैं, रो जैसे निकल गया ना, एक मिनट देखो, अभी रो जो निकल गया ना, हम रो का वैल्यू इन दोनों में पुट करेंगे। अगर रो का वैल्यू आप पुट करो, तो रो का वैल्यू पुट करोगे ना, तो देखो क्या होगा, ये रो पुट रो पुट करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पुट करोगे तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसा आ जाएगा, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें रो पुट करने के बाद जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जो है ना इतना निकल जाएगा, देखो Q इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब, ठीक है ना, ये निकल जा रहा है। और आउटसाइड में जो है ना आपका, ये देखिए इस रो को यहाँ पे पुट करोगे ना, तो आर क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बन जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इनसाइड, ये इनसाइड हो जाएगा और ये आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी फील्ड का फॉर्मूला है, तो दोनों सेम है एक्चुअली, समझ गया ना,
ये फॉर्मूला और ये सभी फॉर्मूले सेम है, बस इसमें चार्ज के टर्म में ये लिखा हुआ है, ये रो के टर्म में। तो ये चीज ध्यान रखोगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं, रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम आप लिख सकते हो ओनली व्हेन चार्ज डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। इफ चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। ओके, ठीक है। अब देखो सरफेस की बात आप कर रहे हो ना, तो एट सरफेस एक्चुअली ऐसा होता है, एट सरफेस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है, ठीक है ना। तो हम देखो इस फॉर्मूले में अगर हम आर की जगह कैपिटल आर पुट करते हैं, इसमें यहाँ पे आर की जगह पे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर पुट करोगे, रो कैपिटल आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट देगा। एंड हियर इफ यू पुट इन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, सरफेस का सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर हो जाएगा ना, तो वही लिखा गया एट सरफेस स्मॉल आर बिकम्स इक्वल टू कैपिटल आर। सो इफ यू पुट कैपिटल आर हियर, व्हाट डू यू गेट, रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे निकालो या इससे निकालो, सरफेस का रिजल्ट दोनों से निकल सकता है। तो अगर दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस एट सरफेस। ओके, तो एट आर इक्वल टू कैपिटल आर, आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है ना, दोनों सेम आ रहा है। और ये दे रहा है हमें रो कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, दोनों से यही रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ई इज, दोनों से सेम आ रहा है ना, तो इसीलिए बोलेंगे ई इज कंटिन्यूअस एट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना सरफेस पे कंटिन्यूअस है। इज दैट ओके? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस एट सरफेस। इज दैट ओके? तो हम लोग यहाँ पे इसका प्लॉट, इसीलिए ग्राफ इसका बनाते हैं ना, तो ऐसा बनता है, देखिए ये रेडियल डिस्टेंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अंदर में आप देख रहे हो प्रोपोर्शनल टू आर है, ये लीनियर ग्राफ होगा। तो अंदर में ग्राफ ऐसा होता है, देखो ये, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना, तो ग्राफ ये ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। इट इज समथिंग लाइक दिस, सॉरी, इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। एक मिनट, सॉरी, मतलब समझ जाओगे आप, ये 1/r² ग्राफ ऐसा ही होता है ना, ये इस तरह से, ठीक है। so that's the graph, okay, so electric field inside and electric field outside, okay, it varies like this, okay। तो ये है यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू R और यहाँ पे E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और देखो दोनों ग्राफ के बीच में ये कनेक्ट हो रहा है ना, यहाँ पे ग्राफ, ये कैपिटल R पॉइंट है, दिस इज कैपिटल R, सो दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूअस, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस हियर, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म रो, ठीक है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन ऐसे पूछे गए ना, जहां पे आपको ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है ना, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। अब ये आप पे डिपेंड करता है, देखो अब एग्जाम में मतलब हम बताना ये चाह रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जहां पे इन फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि आप उसे कैसे सॉल्व करते हो, आप ये फॉर्मूला याद रखते हो या इसको डिराइव करते हो एग्जाम में, ठीक है ना, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। आप एग्जाम में डिराइव करना चाहते हो तो डिराइव कर लोगे, ठीक है ना। ये याद करना, याद एक्चुअली किया नहीं जाता है, वो याद हो जाता है, समझ गया ना। अब जैसे इसको बार बार यूज करेंगे ना प्रॉब्लम्स में, तो याद हो जाता है। हाँ बताइए क्या बोल रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ना, उसे आंसर करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर यू वांट टू मेमोराइज इट और यू वांट टू डिराइव इट इन एग्जाम, ओके, ठीक है। तो अगर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये मेमोराइज हो जाता है जनरली, ठीक है ना। तो दैट विल बी बेटर एक्चुअली इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स, ओके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो ये जो रिजल्ट है ना, देखो हम यहाँ ऊपर में क्या लिखे हुए हैं, टाइटल देखोगे, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है ना। तो ये गॉस लॉ से देखो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका यूज होता है कुछ अदर कैलकुलेशंस में, ठीक है ना। दीज आर यूज्ड इन अदर कैलकुलेशन। देखो हम इसका एक एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल आएगा ना ग्राफ में। कहाँ पे, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। हाँ ये R² है, वो लिख दोगे, ठीक है ना, यहाँ पे R² है यहाँ पे, ठीक है, ये R² ही तो है यहाँ पे, 1/r²। वो जानते हो हम R² लिखे हो, कभी कभी ऐसा होता है ना, बैक ये ऐसे ऐसे मान लो, ये ऐसे देखो, ये जो है ना ऐसे प्रेस हो गया, तो कहाँ चला गया, ये जैसे प्रेस हो गया ना, तो वो कभी कभी इरेज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए 1/r² है, ठीक है। तो देखो इसका जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट था, तो हम इसका देखो एक एप्लीकेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी। अच्छा, ये जो रिजल्ट्स हैं, देखो ये रिजल्ट आप कब यूज करोगे? जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं, देखो हम आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि सपोज करो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक स्फेयर है और इसका रेडियस r दिया हुआ है, इसके अंदर चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी इसके अंदर है ना, वो रो इक्वल टू सम बीटा और इंटू r क्यूब दिया हुआ है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, बीटा इंटू r क्यूब। तो क्या आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो? कैन यू यूज दिस फॉर्मूला? नो नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि आप ध्यान रखो कि इसमें आर डिपेंडेंस आ गया ना, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है मगर स्फेरिकली सिमेट्रिक है ये, क्योंकि थीटा फाई डिपेंडेंस नहीं है। तो आप इसको यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें देखो, इसमें रो जब था ना अंदर में इंटीग्रेशन के, तो इसको रो को इंटीग्रेशन के बाहर किया गया, और ठीक है ना, और 4 पाई को बाहर किया गया, और ये आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन से r³/3 लिखा गया। अब इसमें ये भी r का फंक्शन है ना, तो यहाँ पे इसमें r स्क्वायर था पहले से और इससे r³ आएगा, तो ये r⁵ बन जाएगा, इंटीग्रेशन करोगे ना तो r⁶/6 आएगा, ठीक है ना। तो ये चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान रखोगे, अगर रो फंक्शन ऑफ r दिया हुआ है ना, तो आपको फिर से इसी मेथड को रिपीट करना है। आप ये मत समझोगे कि ये अल्टीमेट कैलकुलेशन हो गया, you have to repeat this method, okay, and you will be able to derive the result, okay। इस मेथड को रिपीट करके, ऐसा नहीं किसी मेथड को, इसी रिजल्ट को लगा नहीं देना है। इस रिजल्ट को हम तभी लगा सकते हैं जब क्वेश्चन में ये वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म, ठीक है ना, हैविंग यूनिफॉर्म रो। यूनिफॉर्म रो अगर नहीं है तो हम इसको नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो एक कैलकुलेशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी, ठीक है ना। तो ये जैसे मान लीजिए एक स्फेयर है और इसके अंदर स्फेरिकल कैविटी इनसाइड a sphere having uniform rho, ठीक है ना। एक स्फेयर है जिसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। तो ये जैसे ऐसा है, देखिए एक स्फेयर है और इसके अंदर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, ये ठीक है। तो इसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है, इसका सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस मान लो d दिया हुआ है ये। अब इसमें देखो इस वाले पोर्शन में चार्ज है, ये जो हम शेड किए हुए हैं ना, समझ लो शेड करने का मतलब है कि हम चार्ज को दिखा रहे हैं। दिस पोर्शन हैज चार्ज, ओके, इट्स चार्ज डेंसिटी इज रो। लेकिन ये जो है ना एम्प्टी है, ये एम्प्टी है। हमको इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना है, ठीक है ना, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब तो इसके लिए हम एक ऐसे करके एक स्फेयर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना। ये मान लो स्फेयर हो गया, अब इसके अंदर हमें एक स्फेरिकल कैविटी बनाना है, ठीक है ना। सो सपोज वी ड्रॉ ए स्फेरिकल कैविटी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे ऐसे स्फेरिकल कैविटी हमने दिखा दिया है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सपोज कर लो कि ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस ऐसे करके हमने d दिखा दिया, ठीक है। और हम लोग बेसिकली, एक मिनट, देखो यहाँ से इसके सेंटर से मान लो हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसके सेंटर से इसका पोजीशन वेक्टर बना देंगे और फिर हम इसके सेंटर से भी इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे करके बना देंगे, ठीक है ना, ये ऐसा, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो देखिए इसको हम मान लीजिए ये डिस्टेंस तो हमारा d दिया हुआ था, आई एम कॉलिंग इट d वेक्टर, ठीक है ना, ये d वेक्टर बोल देंगे। इसको मान लो हम बोल देते हैं r1 वेक्टर और इसको बोल देते हैं r2 वेक्टर, ठीक है ना, ये दिस इज r2 वेक्टर, ठीक है। तो इसको जो है ना, हम इसको मान लीजिए स्फेयर 1 बोल देते हैं, इसको स्फेयर 2 बोल देते हैं। तो स्फेयर 2 जो है ना एक बिग स्फेयर है जिससे बेसिकली कुछ पोर्शन कट करके निकाल दिया गया, तो ये बन गया स्फेयर 1। मतलब ऐसा है ये स्फेयर 2 इसको बोल रहे हैं, इसको स्फेयर 1 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो है क्या बेसिकली कि स्फेयर 2 पूरा फुल स्फेयर है, इसमें से इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया गया है, ठीक है ना। तो अब बोला जा रहा है कि हमें इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, यहाँ पे कैविटी के अंदर। ये जो पॉइंट है वो कैविटी के अंदर है, फील्ड इनसाइड कैविटी बोला गया ना, यहाँ पे देखो इसमें लिखा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फेरिकल कैविटी, तो अंदर में निकालना चाहते हैं। ये क्वेश्चन नेट एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा गया था, दिस वाज आस्क्ड इन नेट एग्जाम, ओके, फॉर 5 मार्क्स, सी पार्ट का क्वेश्चन है। जानते हो, देखो भाई हम आपको बता रहे हैं ये क्वेश्चन जैसे नेट में 5 मार्क्स में पूछा गया, अभी 3-4 साल पहले पूछा गया था, ठीक है। और IIT JEE में जानते हो लगभग 10-15 साल पहले पूछा गया था ये। तो मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो IIT JEE में पूछा गया बहुत पहले और बाद में नेट में आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम फील्ड जब इस पॉइंट पे कैलकुलेट करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे निकलेगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेयर 2, ये 2 बड़ा है ना, तो उससे फील्ड निकाल कर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर 1 माइनस कर देंगे,
ठीक है। तो अब आप देखिए ये एक्चुअली क्या है कि स्फेयर 2 के भी ये जो पॉइंट है ना वो स्फेयर 2 के भी अंदर है, तो यहाँ पे इसमें भी हम इनसाइड का फॉर्मूला लगाएंगे और इसमें भी इनसाइड का फॉर्मूला ही लगेगा, ठीक है ना। तो इनसाइड का फॉर्मूला देखो ऐसे लिखा हुआ है, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो स्फेयर 2 के सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है ना R2 है, तो यहाँ पे R2 लिखोगे, लेकिन वेक्टर में लिखा हुआ है ना तो ऐसे वेक्टर लगा दोगे इसमें, ठीक है ना, और माइनस, ठीक है ना। स्फेयर 1 से फिर लिखोगे तो रो आर बाई, इसके भी अंदर ही है ये पॉइंट, इसके अंदर भी है, ठीक है ना। तो मतलब हम देखो ऐसे इमेजिन कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पे तो है चार्ज तो है नहीं ना, लेकिन हम इमेजिन ऐसे कर रहे हैं कि मान लो पूरे स्फेयर में जब चार्ज है, मान लो कोई कैविटी वगैरह नहीं है, तो वो स्फेयर 2 कहलाएगा पूरा स्फेयर, तो वो स्फेयर 2 का फील्ड निकाल देंगे। अब हम बोल रहे हैं कि एक्चुअल में तो इसमें चार्ज तो है नहीं, तो चार्ज नहीं है मतलब वो पोर्शन को हटाया गया है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं इसमें, देखो यहाँ पे कि पहले पूरे स्फेयर से फील्ड निकाल रहे हैं, उसमें से फिर इस पोर्शन का फील्ड निकालकर माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पोर्शन का फील्ड निकालोगे तो इतना निकलेगा। अब आप देखो ये स्फेरिकल कैविटी है ना, दिस स्फेरिकल कैविटी, इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस आप देखें तो R1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको R1 लिखना होगा, दिस यू विल राइट R1, ठीक है ना। तो रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ओके, हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। दिस इज रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है। तो समझ गया ना पूरे, वी हैव टू फाइंड फील्ड बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ओके। तो हम पहले इमेजिन कर रहे हैं कि कोई कैविटी नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, तो ये स्फेयर 2 होगा तो उसका फील्ड निकाल रहे हैं। फिर मान लो कैविटी वाले पोर्शन को कट करके निकालेंगे तो वो भी एक स्फेयर जैसा दिखेगा, तो उसके फील्ड को माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब आप देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल जैसा ऐसे बन रहा है ना, इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे ना, देखो डी वेक्टर, ऐसे इसको हम डी वेक्टर बोल दे रहे हैं, तो ये ऐसा बनेगा डी वेक्टर और प्लस R1 वेक्टर इज इक्वल टू ये R2 वेक्टर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। डी वेक्टर ऐसे देखो, डी वेक्टर प्लस ये R1 वेक्टर ऐसा हो गया, डी वेक्टर प्लस R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो इसीलिए डी वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर की डी वेक्टर लिख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगा ना हमारा वो रो और इंटू ये डी बन जाएगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाल रहे थे ना वो बिग स्फेयर के सेंटर से R2 डिस्टेंस पे था और जो कैविटी है उसके सेंटर से R1 डिस्टेंस पे था, लेकिन आंसर में फाइनली R2 R1 कुछ भी नहीं आ रहा है। अब ये जैसे कैविटी है तो इसका सेंटर और ये स्फेयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, मतलब एक कैविटी बना दिया गया है, ठीक है ना। दिस डिस्टेंस इज फिक्स्ड, सो D इज कांस्टेंट हियर, सो दिस D इज कांस्टेंट, रो इज कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो ये बेसिकली कांस्टेंट फील्ड आ गया, मतलब यूनिफॉर्म, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब ध्यान रखोगे कि इनसाइड फील्ड, इनसाइड दिस कैविटी फील्ड इज यूनिफॉर्म in both magnitude and direction, okay. So inside cavity field is uniform in both magnitude and direction, दोनों में यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड में भी यूनिफॉर्म है और डायरेक्शन में भी यूनिफॉर्म है, ओके, both magnitude and direction. Is that okay? क्वेश्चन थोड़ा देख ऊपर, थोड़ा मतलब ऊपर का, ठीक है। ये अब देखो बस ये जो रिजल्ट है ना, देखिए लास्ट रिजल्ट जो हमारा आया रो डी डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, इसी रिजल्ट को पूछा गया नेट एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखो इस रिजल्ट को डेराइव करने के लिए हम ये जो दो फॉर्मूला यूज किए ना, फील्ड इनसाइड, देखो ये पॉइंट जो है ना वो दोनों के अंदर है, बिग स्फेयर के अंदर भी है, कैविटी के अंदर भी है, तो हम इनसाइड का फॉर्मूला दोनों में यूज किए, ठीक है ना। वही हम कह रहे थे कि इधर जो रिजल्ट निकाला गया ना, ये रिजल्ट फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेयर हैविंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बोलते हैं, बिकॉज यूजिंग दिस रिजल्ट्स वी डेराइव सम अदर रिजल्ट्स आल्सो, ठीक है ना। तो ये देखो इसका यूज किया गया यहाँ पे क्योंकि ये इनसाइड पॉइंट का फील्ड है, ठीक है, और यहाँ पे जो पॉइंट था हमारा दैट वाज आल्सो इनसाइड, ओके, ठीक है। तो चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका गॉस लॉ से रिलेटेड जो है ना और भी कुछ कैलकुलेशन, मतलब स्टैंडर्ड कैलकुलेशन और फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले स्टैंडर्ड कैलकुलेशन कराया जाएगा, ठीक है। सर प्लेन सिमेट्री वाली स्लाइड दिखाना। सर ईएमटी का आज एक ही क्लास है क्या? आज EMT का एक ही क्लास है, ठीक है। और सर जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं?
ऑनलाइन जो एडमिशन ऑनलाइन लिए हैं वो अगर ऑफलाइन में शिफ्ट करना है तो फिर उसके लिए जो है ना, तो ऑफलाइन में बहुत डिफरेंस है, आप जानते हो, मतलब क्या बोलते हैं, हमें उसके लिए क्लासरूम वगैरह लेना पड़ता है ना, उसके ऑफिसेस वगैरह का एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए हम लोग भी ऑफलाइन चलाने के मूड में नहीं थे। अब कुछ बच्चे बोलने लगे तो हम, तो अभी उसका उसका फीस जानते हो, मतलब अच्छा, नेट नेट का भी तो ऑफलाइन स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जैम का हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बेसिकली स्टूडेंट आते भी है कि नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना बहुत लोग, अभी जानते हो डीयू में भी क्या होता है कि बच्चे जो है ना, जो मतलब हमारे कोचिंग के बिल्कुल पास में जो डीयू के कॉलेजेस हैं, उसके बच्चे भी कई लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन में एडमिशन लिए हुए हैं, ठीक है, और वो और अभी नए एडमिशन कुछ लोग ले भी रहे हैं, तो हमने एक कुछ लोगों ने मतलब ऑफिस में बताया गया उनको कि हमारा ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि नहीं सर हमारे लिए ऑनलाइन ज्यादा कंफर्टेबल है, तो ऑनलाइन वो लोग लेना चाहते हैं, ठीक है। और डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है ना, अभी जैम में जानते हो फीस रखा गया है 29,000, पहले जो मतलब जब लॉकडाउन से पहले फीस होती थी 36,000, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ये रेंट बहुत ज्यादा होता है वहां पे, ठीक है ना, तो 36 के पहले होता था, अभी इसको रिड्यूस करके 29 के किया गया है, ये जैम के लिए, ठीक है ना, जैम के लिए फीस है, ठीक है। नेट में जो है ना 40K होता था फीस, ठीक है ना। अब अभी आप देखो जो हम ऑफलाइन ले रहे हैं, नेट में फीस कितना कितना रखा हुआ है, 13 था ना शायद, 13,500 है ना। और हाँ, ये फीस है, आप सोचो इसका 3 टाइम्स है ये, एग्जैक्टली 3 टाइम्स है ये, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि इसके ये जानते हो क्या है, दिस डिफरेंस बेसिकली कम्स बिकॉज ऑफ रेंट, ओके, रेंट बहुत ह्यूज अमाउंट होता है, ठीक है। सर आज तो सैटरडे, आज दूसरी क्लास नहीं होगी एमटी की? आज इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास है आप लोगों की, ठीक है ना, ये ईएमटी क्लास लगेगी अगले सैटरडे से लगेगी आप लोग की, ठीक है ना। सर आज फिर 3 ही क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हाँ हैं। आज 3 क्लास है, ठीक है ना, कल होगी आप लोग की क्लास, ठीक है। चलो अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो सर अभी इसी सैटरडे से ऑफलाइन स्टार्ट कर रहे हैं आप? हम इस सैटरडे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अगर नहीं, मान लो इस रिस्पांस कम भी रहा ना तो नहीं भी चला सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, मतलब क्योंकि वो मैनेज नहीं हो सकता है, कम स्टूडेंट में मैनेज नहीं हो सकता ऑफलाइन क्लासेस, ठीक है ना, बिकॉज रेट इज वेरी हाई, ओके। तो देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। अभी तो मतलब बता रहे हैं स्टूडेंट्स के, मतलब सॉरी जो ऑफिस पर्सन है वो बता रहे हैं कि रिस्पांस बहुत बहुत ही कम है, बहुत कम रिस्पांस है। हमको लगता है बच्चे जो है ना, मतलब क्या बोलते हैं, अब ऑफलाइन में भी कंफर्टेबल होने लगे हैं। आप लोगों को क्या बहुत ऑकवर्ड लगता है क्या ऑफलाइन, सॉरी ऑनलाइन? नहीं सर सर, ऑकवर्ड नहीं लगता है, बस क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं पूछ पाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं सर पूछ उनको लिया ज्यादा करो। कंफर्टेबल है। जानते हो देखो, डाउट वगैरह। ऑनलाइन में जानते हो, ऑफलाइन में एक मेजर प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं। एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसकी फीस ज्यादा होती है, ठीक है, हर स्टूडेंट जानते हो इतना फीस एक दे नहीं सकता है, ठीक है ना, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और हम लोग इस फीस को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, जैसे हम ऑनलाइन देखो, हमें जहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल जो हुआ वो हम कर दिए। ऑनलाइन में हम देखो हमारे लिए पॉसिबल था फीस इतना करना, हमने किया। अदर कोचिंग में देखो, अभी आप अदर कोचिंग सेंटर्स में अभी भी फीस जो है ना अराउंड हमें लगता है 30 के आसपास है, 30K है। 25 यस सर। 25 प्लस जीएसटी तो लगभग 30 हो गया ना। हाँ सर, तो है तो हम जानते हो वो, मतलब दे आर बेसिकली फोकसिंग ऑन हायर प्रॉफिट, ओके। तो मतलब हम मतलब नो लॉस नो गेन पे भी चल रहे हैं, समझ रहे हो ना, इस तरह से। मतलब ये जो फीस हमारी है ना, दिस इज लाइक नो लॉस नो गेन वाला फीस है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो 30K मतलब ले रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर फोकसिंग ऑन हायर प्रॉफिट, ओके। तो जहाँ पे पॉसिबल है वो हम तो कर ही देंगे, ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना ऑफलाइन में बहुत रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सर आप दूसरा प्रॉब्लम जानते हो, दूसरा प्रॉब्लम बता रहे हैं, देखो ऑफलाइन में एक प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बच्चे मान लो जैसे मान लो दिल्ली की बात करें, हमारा कोचिंग जीटीबी नगर में है, ठीक है ना। अब मान लो कोई द्वारका से आ रहा है, तो द्वारका से जीटीबी नगर आने में जानते हो मिनिमम 1 आवर लगता है, ठीक है। तो 1 आवर आना, 1 आवर जाना। और फिर कोचिंग जाने के लिए भी जानते हो थोड़ा पहले से आपको तैयार होना होता है, ठीक है, यू आर गेटिंग रेडी, है ना। तो मतलब मिनिमम, ऑलमोस्ट 6 घंटे का रास्ता। हाँ, तो मिनिमम जानते हो कोचिंग अटेंड करने के लिए आप आते हो ना, 3 आवर्स मिनिमम। जो लोग थोड़ा दूर से आते हैं तो मिनिमम 3 आवर्स तो लगता ही है पर डे। तो 3 आवर्स पर डे जानते हो एक बहुत बिग अमाउंट ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो वो भी बहुत थोड़ा सा मतलब मुश्किल होता है, क्योंकि हम जानते हो, मुझे याद है जब हम दूसरे कोचिंग में पढ़ाते थे तो वहाँ पे एक स्टूडेंट एक दिन हमें मिला, वो ग्रेटर नोएडा से आता था, ठीक है। तो वो बता रहा था कि उसे 2 घंटा आने में 2 घंटा जाने में लगता है, ठीक है। तो 4 घंटा तो ऐसे ही हो गया, और 1 घंटा एक्स्ट्रा तो लग ही जाता है थोड़ा, ठीक है, 5 घंटा तो ऐसे ही चला गया। तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑफलाइन कोचिंग का। तो
लोग पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ लेते हैं। तो एक बार हम एक इंटरव्यू मतलब आज से 3 या 4 साल पहले या 5 साल पहले लगभग एक बार हम सुने थे। तो एक जानते हो हैदराबाद से एक स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में रैंक 1 आया था उसका, ठीक है ना। हैदराबाद से आप लोग देखोगे रैंक 1। तो उसका इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में उसने बताया कि क्या बोलते हैं, उसने ऑनलाइन कोचिंग अटेंड किया था। मतलब उस टाइम ऑनलाइन कोई सिविल सर्विसेज की कोचिंग चलती होगी, ठीक है ना। तो उसने बताया कि ऑनलाइन कोचिंग उसने अटेंड किया था। तो मतलब लोग, पढ़ने वाले लोग ऑनलाइन कोचिंग अटेंड करके भी टॉप कर जा रहे हैं, ठीक है। कर सकते हैं लोग, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। सर वो स्लाइड ऊपर सर आप EMT के लेक्चर आज रिड्यूस क्यों कर दिए हैं? देखो अल्टीमेटली जानते हो हम रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम पढ़ा सब कुछ रहे हैं, ठीक है ना। देखो क्या है कि एक्चुअली हमने ये ऑब्जर्व किया ना कि स्टूडेंट लास्ट में सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको किसी तरह से कंडेंस इस तरह से किया जाए ना कि मेन आपको रिवीजन वगैरह मतलब थोड़ा आप करो, ठीक है ना। तो समहाउ ये कोशिश किया जाएगा कि जो अभी जैसे मान लीजिए इधर रिड्यूस करेंगे ना, तो बाद में वो रिवीजन क्लासेस वगैरह में समहाउ इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है ना। ताकि रिवाइज वगैरह करा देना तो आप लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो ये ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली देखो क्या होता है, थोड़ा सा भी ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन तो बेसिकली स्टूडेंट देख रहे हैं कि सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम, ठीक है, ताकि बेटर परफॉर्मेंस हो सके। सर वो स्लाइड ओपन ओके। करना है जिसमें प्लस कैलकुलेटर नेट का कौन सा सिलेबस कौन सा उसमें स्लाइड, कंप्लीट हो जाएगा क्या? कौन सा स्लाइड बोल रहे हैं? सर फ्लक्स थ्रू स्फीयर लूप अभी कैलकुलेशन फ्लक्स थ्रू ये वाला? नहीं नहीं सर इससे पीछे से ये नहीं सर इससे पीछे फ्लक्स कैलकुलेट किया था ना आपने सर जब अच्छा, ये तो बहुत पीछे था वो फ्लक्स कैलकुलेशन, ये वाला। हाँ सर ये सर इसके नीचे 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 हाँ सर बस ये ऊपर करना थोड़ा और से नीचे करना मतलब बस नेट का सिलेबस मई लास्ट तक हो जाएगा कंप्लीट। हाँ देखो अब थोड़ा क्लासेस बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो मई एंड तक, अब देखो नेट का एग्जाम कब होता है, ठीक है, लेकिन मई एंड तक कोशिश करेंगे कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। थैंक यू ठीक सर। है।